हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑनलाइन फोर्थ लेक्चर है। प्रीवियसली हमने प्रोसेस मैनेजमेंट स्टार्ट किया हुआ है और उसी को हम आज कंटिन्यू रखेंगे। प्रीवियसली हमने डिफरेंट प्रोसेस स्केजुलिंग के मुतल्लिक चीज़ों को देखा, जिसमें उसके स्केजुलर को डिस्कस किया, जिसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म स्केजुलर थे। उसके साथ साथ स्केजुलिंग क्यूज को हमने देखा और फिर हमने स्केजुलिंग एल्गोरिथम को भी थोड़ा बहुत डिफाइन किया था। तो प्रीवियसली हमने जो चीज़ मेन देखी थी वो यही थी कि जब हमारे पास प्रोसेस स्केजुलिंग क्यू होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हम कुछ स्केजुलिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, स्केजुलिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और वही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से एल्गोरिथम्स हैं जिनकी बेसिस पर हम प्रोसेसेस को या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या प्रोसेस स्केजुलर जो है वो प्रोसेसेस को असाइन करता है सीपीयू पे। ये हमने डिस्कस किए थे प्रीवियसली। प्रोसेस स्केजुलर schedules different processes to be assigned to the CPU, जो कि CPU पे assign होने वाले होते हैं या उसको assign करता है on the basis of particular scheduling algorithm। different scheduling algorithm या specific scheduling algorithm को use करके ये scheduler processes को schedule करता है CPU पे। Following are the some popular process scheduling algorithms which we are going to be discuss। और आज हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कुछ पॉपुलर स्केजुलिंग एल्गोरिथम है जो कि यूज होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें फर्स्ट वन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम, देन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग, प्रायोरिटी स्केजुलिंग, राउंड रॉबिन स्केजुलिंग, हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट स्केजुलिंग, उसके बाद मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग है और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलिंग है। तो ये आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे कि ये कौन से मैकेनिज्म पे काम करते हैं और कैसे प्रोसेसेस असाइन किए जाते हैं। तो हम एक दो उसके एग्जाम्पलें भी करेंगे समझने के लिए। उसके कुछ ऐसे समझे कि क्वेश्चन टाइप होते हैं, उस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना होगा। जैसे हमने पहले स्टार्ट में कुछ फार्मूलास पढ़े थे टर्मिनोलॉजीज में, जिसमें हमने बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम, सर्विस टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पांस टाइम, ये हमने उसके टर्मिनोलॉजीज देखे थे। तो उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एल्गोरिथम कुछ नॉन प्रिएम्प्टिव हैं, कुछ प्रिएम्प्टिव है। नॉन प्रिएम्प्टिव के बारे में मैंने बता दिया था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो नॉन प्रिएम्प्टिव वो वाले एल्गोरिथम होते हैं, ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनको यूज़ करते हुए प्रोसेस जब रनिंग स्टेट में जाता है सीपीयू पे, तो आप उसको दोबारा सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक वो अपना टाइम कंप्लीट नहीं कर जाता। उसको जो अलॉटेड टाइम मिला हुआ है, जब एग्जीक्यूशन टाइम वो पूरा ना कर ले, वो तब तक आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते या प्रोसेस शेड्यूलर उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। जबकि जो प्रीएम्प्टिबल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, अगर उसको यूज़ करते हुए प्रोसेस इंटर होता है सीपीयू पे या रनिंग स्टेट में, तो उसको आप किसी भी वक़्त प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, जब भी कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आगे आ जाए। तो ये कुछ उसकी शॉर्ट ओवरव्यू था जो प्रीवियसली हमने डिटेल में देख लिया था। अब हम चलते हैं अपना एल्गोरिथम की तरफ, सॉरी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है फर्स्ट, उसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट schedule अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेसेस। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है, ये एक ऐसे समझिए कि इंतहाई सिंपलेस्ट है और ये यूज करता है अराइवल टाइम को। अराइवल टाइम की बेसिस पे वो स्केड्यूल करता है प्रोसेसेस को। ये एल्गोरिथम, इसमें जो मैकेनिज्म लगा है वो क्या है, जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, पहले आओ पहले जाओ। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। इट इज अ नॉन प्रिएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये नॉन प्रिएम्प्टिव है। एक दफा प्रोसेस इस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की बेसिस पे जब इंटर होता है रनिंग स्टेट में, देन वो अपना टाइम पूरा करके ही निकलता है। दिस इज यूज्ड इन बैच सिस्टम। बैच सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें हम जॉब को एक दफा स्केड्यूल कर लें तो वो उसको दोबारा हम छेड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, उसमें जॉब्स होती हैं, जॉब्स को कंप्लीटली एक पैकेट की शक्ल में, बैच की शक्ल में उसको एक दफा सिस्टम को दे दिया जाए, देन उसको आप फिर दोबारा छेड़छाड़ उसके साथ नहीं कर सकते। इसके बरक्स होते हैं इन कंट्रास्ट इंटरएक्टिव सिस्टम। इंटरएक्टिव सिस्टम को किसी वक्त भी आप लोग उसमें स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरएक्टिव नहीं होता। ये बैच सिस्टम की तरतीब होती है
एक दफ़ा सिस्टम में प्रोसेस चला गया, वो अपना टाइम पूरा करेगा, कंप्लीट होगा, एग्ज़ीक्यूशन कंप्लीट करेगा, देन वो आउट होगा। जैसे कि आपके पास प्रिंटर होते हैं, मेरे घर में भी एक प्रिंटर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक दो बटन बने हुए हैं। एक एग्ज़ीक्यूशन, एक वो प्रोसेस को चलाने वाला बटन है, प्रिंट निकालने के लिए बटन है, दूसरा नीचे क्रॉस का बटन लगा हुआ है। एक और प्रिंटर मेरे साथ है जिसमें ये ऑप्शन नहीं है। उसमें एक दफ़ा आपने प्रिंट का ऑप्शन प्रेस कर दिया, देन वो पेजेज़ ऑटोमैटिकली, अगर 10 पेजेज़ हैं, तो 10 के 10 वो निकाल के, अगर आपने 10 पेजेज़ का प्रिंट दिया हुआ है, तो 10 के 10 पेजेज़ निकालेगा, देन वो स्टॉप होगा। और दूसरा जो प्रिंटर है उसके साथ एक क्रॉस का बटन भी है। अगर 5 के बाद मुझे पता चले कि ये तो मैं गलत डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं 5 जो फि 5th पेज निकलने के बाद क्रॉस का बटन प्रेस कर दूँगा और मेरी जो प्रिंटिंग है उस टाइम स्टॉप हो जाएगी। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्ज़ाम्पल्स हैं कि उसमें आप एक दफ़ा वर्क दे दें तो वो कंप्लीट होके ही निकलता है। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं ये एल्गोरिथम। ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ईज़ी है अंडरस्टैंडिबिलिटी में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम नहीं है ये एज़ कंपेयर टू अदर। जो आगे आएँगे कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम भी होते हैं, लेकिन ये ईज़ी एल्गोरिथम है। लेकिन हम एल्गोरिथम पे नहीं जा रहे, हम इनकी टेक्नीक सीख रहे हैं कि ये किस टेक्नीक को यूज़ करते हैं। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ बेस्ड ऑन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू की इम्प्लीमेंटेशन को ये यूज़ करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में एक प्रॉब्लम आती है जिसे कन्वे इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन है वो पुअर रहती है। वो क्या है कन्वे इफेक्ट? जैसे हमारे घरों में, सॉरी, हमारे जो नॉर्मल लाइफ है उसमें जब आर्मी की जो वो चल रही थी उस टाइम हालात खराब थे और आर्मी थी हमारे उसमें, तो या ऑपरेशन चल रहे थे हमारे चंद शहरों में, चंद सूबों में, तो उस वक्त एक कन्वई आती थी। ठीक है, यहाँ भी वज़ीरिस्तान पे जब ऑपरेशन हो रहे थे, तो टाँग के लिए कनवाई जाती थी। तो उसपे क्या होता था, जो गाड़ियाँ होती थी या जितनी भी ट्रैफ़िक होती थी, वो पीछे रह जाती थी, वो स्टॉप रहती थी, वो साइड पे ठहरी रहती थी, जब तक पूरी कनवाई गुज़र ना जाए। तो सीपीयू समझे कि वो रोड है, जो जिस पे लोग जा रहे थे एक डेस्टिनेशन तक, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टाँग तक जा रहा था, तो वो टाँग वाला साइड पे रुक जाता था और जब कनवाई फुल्ली पास हो जाती थी और निकल जाती थी, उस रोड से हट जाती थी, तब वो गाड़ियाँ उस पे चलती थी। तो आपका सीपीयू बिज़ी रहता था, कनवाई इफ़ेक्ट की वज़ह से। तो यहाँ पे सिस्टम में भी यही चीज़ है। रिसोर्सेज़ यूटिलाइज़ेशन इज़ इन पैरेलल इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें पैरेलल में रिसोर्सेज़ यूटिलाइज़ नहीं हो रहे होते हैं क्योंकि प्रोसेस पैरेलल नहीं चल रहे होते हैं। एक ही प्रोसेस अगर चला गया आगे, जो बड़ा प्रोसेस होगा तो वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा होगा, बाकी कोई भी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। जैसे वो रोड की एग्ज़ाम्पल दी कि रोड को सिर्फ़ आर्मी वाले यूटिलाइज़ कर रहे थे, बाकी पब्लिक यूटिलाइज़ नहीं कर सकती थी। Which leads to convoy effect and hence poor resource utilization. What is convoy effect? First come first serve may suffer from the convoy effect if the burst time of the first job is the highest among all. Burst time मैंने आपको पहले बताया हुआ है जब हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी पिछले स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर में। बर्स्ट टाइम आपका एग्जीक्यूशन टाइम है, ठीक है। सीपीयू पे जितना टाइम वो लेगा एग्जीक्यूट होने में, वो बर्स्ट टाइम कहलाता है। अगर ऐसा कोई प्रोसेस आ जाए जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा हो, ऐसी कोई जॉब आ जाए जिसका बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा हो, एमंगाल जैसे कि लाइफ, ये पे वही एग्जांपल दी गई है तो मैं उस पे नहीं जाता, कि जैसे एक रोड पे एक आ जाती है तो बाकी सारे ब्लॉक हो जाते हैं। If the CPU gets the processes of the higher burst time at the front end of the ready queue, then the processes of lower burst time may get blocked, which means they may never get the CPU if the job in the execution has a very high burst time। ठीक है, तो इस जगह से मैंने जंप किया है among all के बाद इस पे। ये एग्जांपल वही जैसे मैंने आर्मी वाली दी तो वही बात यहीं पे हुई पड़ी। अगर सीपीयू पे आपके पास मुख्तलिफ जॉब्स आ जाएँ और वो हायर बर्स्ट टाइम की जॉब हों, फ्रंट एंड पे आ जाए रेडी क्यू के पहले-पहले आगे ठहरे हुए हैं और बहुत बड़े उसकी साइज़ है, उस एग्ज़ीक्यूशन टाइम वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो जो स्मॉल जॉब्स होंगे, छोटे-छोटे जॉब्स होंगे साइज़ के, वो सारे पीछे ब्लॉक्ड रहेंगे जब तक वो कंप्लीटली सीपीयू को छोड़ नहीं देता। ठीक है? सीपीयू को वो या रिसोर्सेज़ को वो छोड़ नहीं देता, तब तक छोटे जितने भी प्रोसेसेज़ हैं, वो क्योंकि ये तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम कर रहा है। तो ये देखें, अब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बड़ी गाड़ी आगे जा रही है, तो ये छोटी-छोटी गाड़ियाँ सारी रुकी पड़ी हैं। इसने पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है।
ठीक है जी। तो एक सिंगल रोड है फॉर एग्जांपल और उसको ज़रा ब्लॉक कर दिया है। तो सीपीयू पे छोटे जो प्रोसेसेस होंगे उनको शायद टाइम ही ना मिले कभी कि बड़े जो प्रोसेसेस है वही चलते रहें। तो अगर स्टार्ट पे रेडी क्यू में फ्रंट पे सारे हायर बस टाइम के जॉब्स आ गए हैं, प्रोसेसेस आ गए हैं, तो इस पे जो स्मॉल साइज़ के हैं वो ब्लॉक्ड रहते हैं। तो इसको कहते हैं कन्वॉय इफ़ेक्ट। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है कि फर्स्ट कम पे अगर बड़े बस टाइम वाले लार्ज बस टाइम वाले जॉब्स आ गए, प्रोसेस आ गए, तो वो फर्स्ट सर्व होंगे और जो स्मॉल होंगे वो ठहरे रहेंगे। ठीक है जी। तो ये इसका प्रॉब्लम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। एडवांटेजेस के साथ-साथ डिसएडवांटेज भी उसका है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह ये काम करता है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सपोज दैट द प्रोसेसेस अराइव इन द ऑर्डर। हमारे पास कुछ प्रोसेसेस आए, पहले आया P2, फिर इसके बाद P3 और फिर इसके बाद P1। फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ऑल प्रोसेसेस यूजिंग गैंट चार्ट। तो आप लोग ने ये करना है कि गैंट चार्ट को यूज करते हुए एवरेज वेटिंग टाइम तमाम प्रोसेसेस का मालूम करना है कि तमाम प्रोसेसेस को ने कितना वेट किया। एवरेज एक निकालना है उसका। ओवरऑल के ओवरऑल कितना वेट किया होगा कि वो चल पड़े हों सीपीयू पे। सीपीयू पे चलने के लिए उन्होंने ओवरऑल कितना वेट किया। एक होता है इंडिविजुअल वेट करना, ओवरऑल कितना ऑल प्रोसेसेस ने वेट किया। तो हम पहले इंडिविजुअल प्रोसेसेस को फाइंड करेंगे, वन बाई वन। प्रोसेस टू के लिए अलहदा वेट, फिर 3 का, फिर इसका, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फ़ॉर्मूला आपको पता है कि इन तमाम वेट्स को प्लस करें और जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, यानी 3 वैल्यूज़ हैं, एक यहाँ वैल्यू आएगी, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, इस पे डिवाइड कर लें। यानी इसको पहले ऐड करेंगे, जो वेट हमारे पास वेटिंग टाइम निकलेगा, ठीक है? और उसके बाद उसको 3 पे डिवाइड करके उसका टोटल एवरेज हमने फाइंड करना है। तो ये एक फ़ॉर्मूला होता है और इस चीज़ को ये 2 जो हैं हमारे पास, और बल्कि ये सर्विस टाइम जो हमने पढ़ा हुआ है कि वो टाइम जब प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर ले, उसके बाद वो टाइम जिसके बाद प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर ले, वो उसका सर्विस टाइम कहलाता है। वो कौन सा टाइम है जिसके बाद प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, उसको कहते हैं सर्विस टाइम। तो P0 का P2 का सर्विस टाइम हमने फाइंड करना होगा कि उसने कब अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। फिर P3 का एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड करना होगा कि उसने कब एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। फिर P1 का एग्जीक्यूशन सर्विस टाइम फाइंड करना होगा क्योंकि उसने कब स्टार्ट की एग्जीक्यूशन। तो उसके लिए हमें गैंट चार्ट की जरूरत पड़ेगी। गैंट चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके जरिए हम ये डिफरेंट टाइम अपने उसमें मेंशन करते हैं और किस प्रोसेस ने कितना टाइम लिया, कब आया, कब अराइव हुआ, कितना कैसे वो एग्जीक्यूट हुआ, कब एग्जीक्यूट हुआ और उसका सर्विस टाइम क्या था। तो ये सारा कुछ हम गैंट चार्ट की मदद से फाइंड करते हैं। ठीक है जी। तो हम गैंट चार्ट बनाएंगे और उसमें जो वैल्यू हमें दी गई हैं उनको पुट करेंगे और उसके बाद हमें कुछ नए वैल्यूज मिलेंगी, जिसके जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस टाइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी और इसी के बेसिस पर फिर हम वेट टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम में जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो था, 2 फार्मूले पढ़े थे, एक था टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम और दूसरा था वेटिंग टाइम का फार्मूला सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये सर्विस टाइम है, अराइवल टाइम है। अब सर्विस टाइम तो हमने फाइंड करना है, अराइवल टाइम हमारे पास मौजूद है, वो ये है। तो हमें सर्विस टाइम फाइंड करना है, उसके लिए हमें गैंट चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं गैंट चार्ट ड्रा करने लगा हूँ। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तमाम टाइम्स की जो हमने यूज़ करनी है और इसकी बेसिस पे हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है? तो अब ये गैंट चार्ट बहुत सिंपल है, ये गैंट चार्ट है और इसका एंड, दोनों एंड बंद होते हैं यूँ। उसकी 2 टाँगें होती हैं जैसे पलंग है, पलंग की तरह होते हैं। ठीक है? इसमें अब टोटल प्रोसेस क्या है? 3 है। अब सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, उसका एक सेल बनाता हूँ P2, P2। अब P2 कब अराइव हुआ है? अराइवल टाइम उसका क्या है? 0। ये इसका अराइवल टाइम है। ये रेडी क्यू में आ गया। ठीक है? और कितना चलेगा? 3 मिनट तक चलेगा। तो कितने इधर आगे लिखेंगे? 1, 2 और 3। ये 3 को यहाँ ब्लॉक लगा देता हूँ मैं। ठीक है? इसकी तरह। तो 3 मिनट तक ये चला और ये खत्म हो गया। 1, 2, यानी 0 पे अराइव हुआ है,
रेडी क्यू में आया, उसके बाद उसको सीपीयू मिल गया और उस सीपीयू पे वो 3 मिनट तक चला, तो 1 2 3 3 पे ये कंप्लीट हो गया, ये इसका कंप्लीशन टाइम है। अब इसके बाद आएगा P3, P2 पहले अराइव हुआ तो इसलिए P2 पहले चला। अब आएगा P3, P3 उसके बाद आया है, अराइव हुआ है। ये आपको कैसे पता चलेगा? हम टोटली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अराइवल टाइम के कॉलम को देख रहे होते हैं कि पहले जो आया होगा वो चलेगा। तो पहले ये आया 0 सेकंड पे, 0 मिनट पे, उसके बाद 1 मिनट पे ये आया, फिर 2 मिनट पे ये आया। तो पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। अब पहले हमने P2 चला लिया 3 मिनट तक, वो 3 तक आ गया, 0 पे अराइव हुआ रेडी क्यू में। उसके बाद 3 मिनट उसने लिए, 1 2 3 3 मिनट लिए सीपीयू पे और कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट और निकल गया बाहर। कंप्लीशन टाइम है ये इसकी, या एग्जिट टाइम है। इसके बाद आएगा P3। अब P3 कितने मिनट चलेगा? 3 के बाद मज़ीद कितने मिनट? 8 मिनट तक चलेगा। 3 मिनट तक तो P2 चल गया ना। उसके बाद अब सीपीयू के उसकी 3 के बाद P3 फ़ौरन आया, ठीक है? P3 आया और P3 अब चलेगा 8 मिनट तक। तो 3 में 8 जब जमा करेंगे तो कितने बनते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 मिनट तक यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 11 11 ये इसकी कंप्लीशन टाइम होगी, यानी 8 मिनट तक P3 चलेगा। ठीक है? आप यहाँ पे ये नंबरिंग मैंने नहीं लिखी, लेकिन आप लिख सकते हैं इसको आसानी के लिए अपने लिए। यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। टोटल ये कितने नंबर बनते हैं? आप इसको गिन लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 11वां 8। तो ये 8 मिनट हैं और 8 मिनट जब 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11 बनेगा। 3 में जब 8 ऐड करेंगे तो 11 बनेगा। तो 11 तक अब P3 चल पड़ा। अब इसके बाद कौन-सा प्रोसेस आया? P1। तो इसके बाद P1 की बारी है। P1 ये कितना चलेगा? 11 में 5 ऐड कर दें, 11 में 5 ऐड कर दें, तो 12, 13, 14, 15, 16, तो ये 16 तक आपका चलेगा, 16 तक। तो बस ये आपने काम करना है, इसके बाद आसान है। ये हमारे पास काम हो गया। सबसे पहले इसको दोबारा समझेंगे। ये देखें 11 के बाद 5 जाएगा, 12, 13, 14, 15, यानी 1, 2, 3, 4 और ये 16, 5। तो 5 मिनट तक ये चलेगा। ये 5 मिनट है इसके, ठीक है? ये बर्स्ट टाइम इसका 5 मिनट है, तो 5 मिनट 11 में 5 ऐड करेंगे 16, तो 0 से स्टार्ट हुए 16 तक तमाम प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट हो गए। ये हमारा गैंट चार्ट है। गैंट चार्ट इसको कहते हैं कि आपने क्या करना है, अराइवल टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने अराइवल टाइम को देखना है कि कौन सा प्रोसेस कब अराइव हुआ। तो पहले अराइव हुआ था P2, तो उसका रेडी क्यू में, यानी ये अराइव हो गए। अराइव मीन्स रेडी क्यू में आ गए। उसके बाद उस जैसे रेडी क्यू में ये पहले आया तो पहले इसका नंबर जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का वो है एल्गोरिथम है, तो पहले इसको भेजा जाएगा, ये पहले आया है, जैसे 0 पे आया। उसके बाद कितने मिनट ये सीपीयू पे चला? 3 मिनट एग्जीक्यूशन टाइम है इसका। तो 1, 2, 3 मिनट तक ये चल गया और स्टॉप हो गया, खत्म हो गया और निकल गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे P3 आया और P3 कितने मिनट तक चलेगा? 3 के बाद 8 मिनट तक। तो 3 में 8 जब ऐड करेंगे तो वो 11 पे खत्म हो जाएगा। 3 के बाद जब वो 8 मिनट चलेगा तो वो 11 मिनट पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कौन-सा प्रोसेस आया? P1 आया। P1 कितने मिनट तक चलेगा? 5 मिनट तक। तो 11 के बाद 5 मिनट उसने चलना है, तो वो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 16 तक। यानी 11 में जब 5 ऐड करेंगे तो 16 मिनट तक। तो ये P1 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमने इससे ही सर्विस टाइम फाइंड करना है। तो सर्विस टाइम की डेफिनिशन क्या है? सर्विस टाइम वो टाइम होता है जब कोई भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन उसके बाद स्टार्ट कर लेता है। जब कोई भी प्रोसेस उस टाइम के बाद अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेता है, वो उसका सर्विस टाइम होता है। तो P2 पहले है, तो हमने P2 का देखा। P2 ने कब अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की? 0 के बाद। इस
अराइवल टाइम जो इसका है, इसके बाद ये इसका सर्विस टाइम भी है, यानी इस टाइम के बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है, इस टाइम के बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है, तो इसका सर्विस टाइम क्या है? 0। दूसरी P3, अब उसके बाद P3 का सर्विस टाइम क्या है? 3 है, यानी इस 3 के बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है, तो ये इसका सर्विस टाइम है जिसके बाद उसको सर्विस अवेल हुई, तो इसका जो सर्विस टाइम है वो 3। अब उसके बाद P1 आ गया। P1 की का सर्विस टाइम क्या है? जब उसकी एग्जीक्यूशन, वो कौन-सा टाइम है जिसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई? वो है 11। 11 के बाद इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। इस टाइम के बाद उसकी एग्जीक्यूशन, तो ये इसका सर्विस टाइम है जिसके बाद उसको सीपीयू मिल गया। तो 11 ईज़ी है ना? बहुत ईज़ी है। तो ये देखें, ये मुझे गैंट चार्ट से मुझे सर्विस टाइम मिल गया, तो इसलिए मैंने कहा कि हम गैंट चार्ट को यूज़ करेंगे और उसकी बेसिस पर हम सर्विस टाइम और फिर सर्विस टाइम के ज़रिए हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो सर्विस टाइम हमने निकाल लिया, सर्विस टाइम की डेफिनिशन प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है कि जब भी वो टाइम, जब कोई भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन उस टाइम के बाद स्टार्ट कर ले, वो उसका सर्विस टाइम है। तो P2 ने 0 के बाद स्टार्ट किया तो 0 इसका सर्विस टाइम है, P3 ने 3 के बाद स्टार्ट किया तो 3 इसका सर्विस टाइम है, P1 ने 11 के बाद स्टार्ट किया तो 11 इसका सर्विस टाइम है। अब हम वेटिंग टाइम फाइंड करते हैं। वेटिंग टाइम का फार्मूला लिखा हुआ है WT इज़ इक्वल टू ST माइनस AT। ST हमारे पास आ गया है, वो है 0 P1 के लिए, तो 0 माइनस 80, 80 मीन्स अराइवल टाइम, तो ये अराइवल टाइम इसका भी 0, तो इसने कोई वेट नहीं किया, P2 ने कोई वेट नहीं किया और फ़ौरन चल पड़ा है, तो ये तो सच्ची बात है, जैसे आया और चल पड़ा, तो इसने कोई इंतज़ार नहीं किया। उसके बाद P3 ने कितना इंतज़ार किया था इंडिविजुअली, तो उसका 3 सर्विस टाइम माइनस 1 वेटिंग टाइम, अराइवल टाइम, तो 3 माइनस 1 2, 2 मिनट तक इसने वेट किया है। 2 मिनट तक वेट किया और उसके बाद ये चल पड़ा। क्यों? ये देखें, कब आया था P3? 1 मिनट पे पहुँच गया था, यानी इस जगह पे पहुँच गया था। ठीक है जी? ये आ गया था P3, P3 यहाँ पे आ गया था। मज़ीद इसने कितना वेट किया चलने के लिए? सिर्फ़ ये 2 मिनट वेट किया है। 2 और 3, 2 और 3, ये सिर्फ़ 2 मिनट वेट किया, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है। तो 2 मिनट टोटल वेट किया है। 1 पे आ गया था क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है। 1 मिनट पे आ गया था और रुक गया था, रेडी क्यू में पीछे ठहर गया था, P2 के पीछे ठहर गया था, P3 यहाँ पे, क्योंकि P2 उस टाइम रनिंग में था और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉन प्रीएम्प्टेबल है, तो ये कोई भी किसी के लिए भी रुकेगा नहीं, चलेगा। तो P3 इंतजार करता रहा रेडी क्यू में उसके पीछे कि ये कब कंप्लीट होगा और मैं चलूंगा, तो ये 1 मिनट पे आ गया था और ठहर गया पीछे। तो 1 मिनट पे आया और उसके बाद 2 मिनट वेट करने के बाद ये चला, तो 2 हमारे पास इसका वेटिंग टाइम निकल आया है। P1 ने कितना वेट किया? तो इसका सर्विस टाइम है 11 माइनस कब आया था? 2 मिनट पे ये भी आ गया था। तो टोटल इसने 9 मिनट वेट किया है। तो वो देखते हैं कैसे किया। अब ये P1 है, ठीक है? और कब आया था? यहाँ पे आ गया था। ठीक है जी? यहाँ पे 2 मिनट पे ये पहुँच गया था। P1 2 मिनट पे पहुँच गया था। अब इसने मज़ीद कितना वेट किया? उसके बाद आप गिने, 3 से इस पॉइंट तक गिने, 3 से इस पॉइंट तक, यानी 3 से 10 तक गिने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? ठीक है? तो ये हमारा 11, तो ये हमारे पास आपके सॉरी 11 तक आपने गिनना है, 3 से 11 तक गिनना है, उसके बाद इसने एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट किया है, तो 3 से 11 तक गिने, 3 से 11 तक, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 मिनट बनते हैं। आप फिंगर पे गिनेंगे तो 9 मिनट आपके पास बनेंगे। यानी 2 पे ये आया उसने, उसके बाद वेट किया, 1 मिनट ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 मिनट इसने टोटल वेट किया है, 2 से लेकर 11 तक। और वो 9 हमने यहाँ पे निकाल लिया और उसके बाद ये चल पड़ा। ठीक है जी? तो ये हमने दोनों कॉलम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो एवरेज वेटिंग टाइम का फ़ॉर्मूला क्या है? एवी, एवरेज वेटिंग टाइम।
ये यहाँ पे मैं पेन से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी किया हुआ है। तो एवरेज वेटिंग टाइम का फार्मूला है कि ये जो नंबर आपके पास वेटिंग टाइम आया है, ये प्लस करके डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है, 3 वैल्यूज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यानी इनको ऐड करके, इन वेटिंग टाइम्स को ऐड करके 0 प्लस 2 प्लस 9, तो 0, ठीक है, प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू डिवाइड बाय टोटल कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 3। ये ऊपर वाली कितनी वैल्यूज हैं टोटल, 1 2 3, 3 वैल्यूज है, डिवाइड बाई 3। तो इसका बनेगा आपके पास 11 डिवाइड बाई 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकलेगा। तो ये पूरा इसका एग्जांपल है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे काम करता है, कैसे ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है गैंट चार्ट के जरिए हम कैसे, तो ये इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, पेपर में यही आते हैं। इस तरह आपको दिया गया होगा, हाफ टेबल दिया गया होगा, और उसने आपने फिर दोबारा से गैंट चार्ट के थ्रू ये बाकी कॉलम फाइंड आउट करने हैं और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना होगा। ठीक है, तो ये अगर आपने समझ लिया तो बाकी सारे इसके सेम इसी प्रोसेस के हैं, थोड़ा सा उसमें मैकेनिज्म सिर्फ चेंज है, बाकी वो हैं इसी टाइप के। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये उसका वेटिंग टाइम है। ठीक है जी, तो वही चीज 3 पे ये सर्विस टाइम इसका 3 है, क्योंकि ये 0 पे सॉरी 0 है, क्योंकि 0 पे स्टार्ट हुआ है। उसके बाद P3 3 के बाद स्टार्ट हुआ तो सर्विस टाइम इसका 3 है। P1 जो है 11 के बाद स्टार्ट हुआ तो सर्विस टाइम इसका 11 है। उसके बाद माइनस वेटिंग टाइम हमने इंडिविजुअली फाइंड किया, इसका 0 माइनस 0, यानी सर्विस टाइम इसका 0 है माइनस अराइवल टाइम 0 है तो 0 हो जाएगा। सर्विस टाइम 3 है माइनस अराइवल टाइम 1 है तो 2 मिनट वेट किया। सर्विस टाइम 11 है और 2 उसका अराइवल टाइम है, तो 11 माइनस 2 9, 9 मिनट उसने वेट किया, 9 सेकंड किया। ये मिनट या सेकंड में अपने तरफ से कह रहा हूँ, ये कंप्यूटर नैनो सेकंड मिली सेकंड में काम कर रहा होता है, तो हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको मिनट या सेकंड का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। तो टोटल एवरेज वेटिंग टाइम जो है इसका 3.66 नैनो सेकंड और मिली सेकंड बनता है ऑल प्रोसेसेस का। नेक्स्ट अब हमारे पास है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम कैसे काम करता है, जैसे इसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो शॉर्टेस्ट जॉब होंगे, जिनका जो एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, बर्स्ट टाइम कम लेगा, वो पहले जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने अराइवल टाइम को देखा था, यानी जो पहले आया पहले जाएगा। इसमें हम शॉर्टेस्ट, जो छोटा जॉब होगा, छोटे से छोटा जॉब, वो क्योंकि उसमें स्टारवेशन का मसला था, उसमें उसका मसला था, स्टारवेशन कहते हैं जब आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़े, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक वेट करना पड़े, उसको स्टारवेशन कहा जाता है। तो दिस इज आल्सो नोन एज शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट। ठीक है, जो शॉर्टेज जॉब होंगे वो ही नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट 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 शॉर्टेज जॉब। इसको शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट का नाम दिया जाता है, या SJF भी कहा जाता है। दिस इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, जो शॉर्टेज जॉब होंगे वो अपना टाइम लेके निकलेंगे। बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम। इसमें ये एक फायदा है कि ये वेटिंग टाइम को मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि जो छोटे जॉब्स वाले होते हैं उनको वेट नहीं करना पड़ता एज कम्पेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें जो लॉन्ग वाले आ जाते थे तो फिर शॉर्ट को वेट करना पड़ता है। यहाँ पे जो शॉर्ट वेटिंग टाइम है वो जल्दी जल्दी फारिग हो रहे होते हैं। Easy to implement in batch system where required CPU time is known in advance। ठीक है, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ही बेस्ट काम करते हैं, जहाँ पे हमें पता होता है कि सीपीयू ने कितना टाइम लेना है, यानी बैच मेरा कितना टाइम देगा। 1 घंटे का काम लाया हूँ जॉब की शक्ल में, तो 1 घंटा मुझे पता है कि सीपीयू पे 1 घंटा लेगा मेरा जॉब। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम चूंकि कंप्लीट जॉब उसका पैकेट बना के दे देते हैं ऑपरेटर को, और वो सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर देता है, उसका अपना टाइम आ जाता है कि 1 घंटा लेगा। इसी तरह जो इंटरैक्टिव सिस्टम है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन इंटरैक्टिव सिस्टम वेयर द रिक्वायर्ड सीपीयू टाइम इज नॉट नोन। क्योंकि इंटरैक्टिव सिस्टम में हम बार बार उसको कमांड्स दे रहे होते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो उसमें ये पता नहीं होता कि ये जो जॉब है कब कंप्लीट होगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम कुछ ये एवरेज वेटिंग टाइम, जो प्रीवियसली जॉब्स जो एग्जीक्यूट हुई हैं उसने कितना वेटिंग टाइम लिया था, जैसे हमने अभी फाइंड किया है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में
3.66, तो उसके बिना पर हम फिर ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये इतना टाइम लेगा और हम उसका बर्स्ट टाइम भी ऐसा ही रख देते हैं। Sort all the process in increasing order according to the burst time. इस जो एल्गोरिथम में, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में जॉब्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। ठीक है, यानी स्मॉल पहले और फिर जो लॉन्ग हायर बर्स्ट टाइम वाले हैं वो बाद में आ जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 न्यूमेरिक वैल्यू है, तो 1 कम है, 2 से 2 कम है, 3 से 3 कम है, 4 से और 4 कम है, 5 से एंड सो ऑन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इसको कहा जाता है कि एक एक किस्म का, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 से 10 तक जाएँगे तो इंक्रीजिंग में जाएँगे और 10 से 1 तक आएँगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएँगे। तो ये जॉब जो है इस तरह शेड्यूल करता है। इसमें एक प्रॉब्लम है स्टार्वेशन की, इसमें भी एक प्रॉब्लम आई गई है, उसमें भी कनवाई इफ़ेक्ट की प्रॉब्लम थी, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम जैसे कहा कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, और ये प्रॉब्लम प्रीएम्प्टिव और सॉरी प्रायोरिटी और न ये शॉर्टेज जॉब में दोनों में है। तो प्रॉब्लम विद नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब में क्या है कि आप इसको एक तो रोक नहीं सकते, जो शॉर्टेज जॉब हैं वो जाएँगे और इम्प्लीमेंट होते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एंड प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कुड रिजल्ट इन स्टार्वेशन। स्टार्वेशन क्या है? जहाँ पे प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक वेट करते हैं। Where a longer starvation means where a longer process has to wait for a long time until the current shorter process get executed. स्टारवेशन मीन्स क्योंकि ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट पे काम कर रहा है, तो जित अगर बार बार शॉर्टेज जॉब आ रहे हैं तो जो लॉन्ग या हायर बर्स्ट टाइम वाले जॉब हैं वो ठहरे रहेंगे। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बात थी कि लॉन्ग वाले अगर पहले चले गए तो शॉर्ट वाले इंतजार करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट वाले अगर ज्यादा हैं आ रहे हैं बार बार तो लॉन्ग बर्स्ट टाइम वाले या लार्ज बर्स्ट टाइम वाले वेट करते रहेंगे। स्टार्वेशन हैपन इफ शॉर्टर जॉब कीप कमिंग, वो आ रहे हैं बार बार, शॉर्टेस्ट जॉब्स बार बार आ रहे हैं। बट इट कैन बी सॉल्व यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एजिंग का, और वो हम नॉर्मली फिर इंटरनली सिस्टम खुद कर रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ पे जस्ट हम इसको समझ रहे हैं, हमने इसको प्रूफ नहीं करना, बस ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि कंप्यूटर फिर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद कर रहा होता है। एजिंग क्या है? इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो लार्ज जो साइज़ वाले जॉब्स हैं, बर्स्ट टाइम वाले, उनको भी मौका मिले, तो उसके लिए एजिंग का कॉन्सेप्ट है। एजिंग इज़ अ टेक्नीक ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द पीरियडिटी ऑफ प्रोसेसेस दैट वेट इन द सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ग्रेजुअली उनकी जो पीरियडिटी वो हाई की जाती है टाइम टू टाइम। आफ्टर सम टाइम थोड़ा-थोड़ा करके उनकी पीरियडिटी इंक्रीज़ कर दी जाती है और वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि वो एग्ज़ीक्यूट हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ पीरियडिटी रेंज फ्रॉम 127 लो टू 0 हाई, यानी 127 कम से कम आपकी पीरियडिटी है और उसके ऊपर यानी 127 वाला एक प्रोसेस है जो 127वें नंबर पे है, और उससे जो अपर हैं वो 0 से स्टार्ट हैं, और 0 वाला जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस है। सो वी कुड इंक्रीज़ द प्रायोरिटी ऑफ वेटिंग प्रोसेस बाय 1 एवरी 15 मिनट। तो हम 15 मिनट जब गुज़रेंगे और उसमें जितने प्रोसेस निकल गए वो निकल गए, 15 मिनट के बाद जो 127 वाला है इसकी प्रायोरिटी 1 दर्जे ऊपर कर देंगे, तो वो 126 पे आ जाएगा। फिर जब 15 मिनट गुज़रेंगे तो उसके दरमियान में काफ़ी सारे छोटे जॉब्स गुज़र चुके होंगे, तो इसका एक दर्जा और बढ़ा दिया जाएगा, 125 पे आ जाएगा, 126 पे, फिर उसके बाद 124 पे, फिर 123 पे, फिर 122 पे, फिर 121 पे, 120 पे, करते ये आखिर में 0 तक आ जाएगा, तो इसकी प्रायोरिटी ऑटोमैटिकली हाई हो जाएगी, कभी न कभी इसकी बारी आ जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये यहीं पे 127 पे ठहरा रहेगा और ऊपर जो शॉर्टेज जॉब हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा ये है एजिंग का कि इससे इसकी जो ये एग्ज़ीक्यूशन है, वो कभी न कभी पॉसिबल हो जाएगी इस प्रोसेस की। तो आपका शेड्यूलर ये कर रहा होता है और बड़ी स्पीड में ये सारा कुछ कंप्यूटर के अंदर हो रहा होता है, हमें पता नहीं चलता और हमारे प्रोसेस यूँ चल रहे होते हैं। ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में भी ये प्रॉब्लम है और प्रायोरिटी में भी यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेसेस हैं, वो अगर आते रहेंगे तो फिर जो लो प्रायोरिटी वाले आपके पास प्रोसेसेस हैं तो वो बैठे रहेंगे। तो उसमें भी यही फ़ॉर्मूला है कि हम उसको ग्रेजुअली उनकी प्रायोरिटी बढ़ा रहे होते हैं और उसका आखिरकार नंबर आ जाता है। सेम इसी तरह की एग्ज़ाम्पल इसकी है और इसकी टेक्नीक में हम अब दूसरे कॉलम को देखेंगे, ये कॉलम। फर्स्ट कम फर्स्ट
सर्व में हम इसको देख रहे थे, लेकिन अब हम इसको देखेंगे और इसकी बेसिस पर प्रोसेसेस को हम चलाएंगे, सिस्टम की तरफ जा रहे होंगे। तो सपोज दैट द प्रोसेस अराइव इन द ऑर्डर P4 पहले आया, P1 उसके बाद आया, P3 उसके बाद आया, P2 उसके बाद आया। फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ऑल प्रोसेसेस यूजिंग गैंट चार्ट। गैंट चार्ट यूज करते हैं और उसके प्रोसेसेस को हम भेजते हैं और उसमें हम सर्विस टाइम फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। ठीक है जी, तो मैं इसको फिर अगेन सॉल्व करता हूँ। आगे ये सॉल्व हो चुके हैं काफ़ी सारे। तो पहला प्रोसेस, अब प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो प्रायोरिटी ना सॉरी शॉर्टेज जॉब अगर देखी जाए तो इसमें शॉर्टेज जॉब किसका है, एग्जीक्यूशन टाइम किसका सबसे कम है, तो वो है आपका ये। ठीक है, इसका शॉर्टेज जॉब है सबसे, तो इसलिए लिखा हुआ है कि P4 पहले आया था, P4 पहले आया। अब ये अराइवल टाइम को नहीं देखना आपने, इसको देखना है। तो सारे एक टाइम पे भी आ सकते हैं, अराइव हो सकते हैं 0000। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे सारे 0 भी हो सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे सारे 0 एक द सेम टाइम सारे आ गए हैं। लेकिन अब चलेगा कोई, कौन? वो चलेगा जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा। जो सबसे कम, जैसे आता है ना कि आप पहले आ जाओ। हाँ, आपके ज़रा कम टाइम है ना, आप पहले आ जाओ। हाँ, इसका ज़रा कम टाइम लगता है, इसको पहले निकालो, फ़ारिग करो। तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है जी? तो कम बर्स्ट टाइम वाला एट द सेम टाइम भी सारे आ सकते हैं। उसके बाद ये, तो पहले चलेगा P4, P4 वही सेम चीज़ है, बस सिर्फ़ ये देखना है कि पहले कौन चलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये देखना था कि पहले कौन चलेगा। इसी में आपने शॉर्टेज जॉब में ये देखना है कि पहले कौन चलेगा। बाकी थीम वही है, कॉन्सेप्ट मेथड वही है कि कितने मिनट तक जाएगा और कब अराइव होगा। अब ये आया था 0 पे, अराइवल टाइम इसका 0 है, ठीक है? ये 0। तो P4 का एग्ज़ीक्यूशन टाइम 3 है, ठीक है? तो इसके बाद 0 पे ये अराइव हुआ और उसके बाद ये क कितना चलेगा? 3 मिनट तक चलेगा, 1 से 3 तक। यानी 0 पे आया और 3 मिनट चला तो 1, 2, 3 खत्म, ये निकल गया। इसके बाद फिर शॉर्टेस्ट किसका है? P1 का 6। तो इसके बाद अब P1 चलेगा। P1 P1 का कितना बनेगा? 3 में 6 ऐड करें तो 9 बनते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? 3 में 6 ऐड करें तो 9 बनते हैं, तो 9 पे ये खत्म हो जाएगा, 9। उसके बाद कौन आएगा? P3 आएगा। ये एक दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको खुद ही समझ आ जाएँगे। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ़ एक नज़र देखा है मैंने इसको। तो 7 ये 7 मिनट चलेगा, 9 के बाद 9 पे ये अराइव हुआ और उसके बाद 7 मिनट चलेगा, तो उसके बाद 7 9 में 7 ऐड कर लें, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 तक ये जाएगा। ठीक है जी? 16 तक, 16, 16 तक कौन चला? P3। और यहाँ पे अब रह गया कौन? P2। तो P2 यहाँ पे आ जाएगा, P2। P2 कितना टाइम तक चलेगा? 8 मिनट तक। तो 16 में 8 ऐड कर लें, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये 24 मिनट तक जाएगा। 24 मिनट पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी? तो ये हमारा गैंट चार्ट पूरा हो गया। गैंट चार्ट हमारा बन गया है। अब हमें सर्विस टाइम चाहिए। सर्विस टाइम P1 का कितना है? P1 का, तो P1 का इसमें देख लें कब स्टार्ट हुआ था? 3 मिनट पे स्टार्ट हुआ था। जो 3 मिनट के बाद सॉरी स्टार्ट हुआ था, उसका सर्विस टाइम 3 है। P2 का सर्विस टाइम कितना है वो यहाँ पे ढूँढ लें, ये है 16, 16 के बाद ये स्टार्ट हुआ है तो 16 इसका सर्विस टाइम है। क्योंकि यहाँ पे ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, उलट-पुलट नहीं है, जिस तरह ये हैं इस तरह की शक्ल में नहीं लिखे हुए हैं, सीधा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो उसके मुताबिक आपने सर्विस टाइम ढूँढना होगा। ऐसा ना हो कि आप इसका 0 इसको दे दें पहले को, 3 दूसरे को दे दें, इस तरह नहीं करना। जिसका सर्विस टाइम जो है वो ढूँढना है इसमें। 2 कब किसके कौन से टाइम के बाद स्टार्ट हुआ है? 16 के बाद, 16 इसका सर्विस टाइम है। मिस्र P1 कब स्टार्ट हुआ? 3 पे। अब P3 देखना है क्योंकि यहाँ पे P3 लिखा हुआ है। तो P3 कब स्टार्ट हुआ है? 9 पे। 9 के बाद स्टार्ट हुआ है, तो 9। इस तरह P4 कब स्टार्ट? 0, तो 0 लिखना है। ठीक है जी? तो ये 0। अब इसका वेटिंग टाइम फाइंड करना है। वेटिंग टाइम उसी तरह फ़ॉर्मूला है, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 3
-1 2 बनता है, ठीक है जी, 2। उसके बाद आपका आ जाएगा 16, ठीक है, -3, तो ये बनता है आपका 13, और इसके बाद आ जाएगा 9 -2, ये आपका बन गया 7, और इसके बाद 0 माइनस ये आपका 0 इक्वल टू 0। तो ये आपके ये आ गए, और उसके बाद फिर आपने उसी तरह एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, इनको ऐड करके चारों को और डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं तो डिवाइड बाय 4, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकल आएगा। तो ये हमारे पास शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का एक एग्जांपल हो गया। कंप्लीट इसी तरह है एग्जाम, ठीक है, वही चीजें हैं। 3 16 9 ये उसका गैंट चार्ट है। 3 0 3 9 16 और 24 पे एंड पे, तो वो यहाँ पे भी हमने फाइंड कर लिया। उस तरह इसके जो सर्विस टाइम था वो लिख लिया। उसके बाद वेटिंग टाइम फाइंड किया, और ये उसका एवरेज वेटिंग टाइम है 5.5 मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड। तो सिर्फ आपने ये देखना है कि कौन सा प्रोसेस जाएगा पहले, बस ये फाइंड कर लिया इन एल्गोरिथम में। बाकी मेथड सारों कैसे हमें गैंट चार्ट बनाना है, उसकी उसी तरह आपने उसमें वैल्यूज वो करनी है, पुट करनी है, और उसके बाद फिर उसी तरह जाना है। नेक्स्ट अब हमारे पास है प्रियोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रियोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करता है? प्रियोरिटी पे बेस करता है सारा। प्रियोरिटी शेड्यूलिंग इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन बैच सिस्टम। ये भी बैच सिस्टम के लिए है, नॉन प्रीएम्प्टिबल है। इसका इसका प्रीएम्प्टिबल वर्जन भी है, लेकिन हम यहाँ पे प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिबल वर्जन कर रहे हैं इसका। ईच प्रोसेस इज असाइंड अ प्रियोरिटी। यहाँ पे हर प्रोसेस को एक प्रियोरिटी असाइन की जाती है। प्रोसेस विद हाईएस्ट पीरियडिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन। जिसकी पीरियडिटी हाईएस्ट होगी उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, और इस तरह ही ये निज़ाम चलता रहेगा। हाईएस्ट पीरियडिटी दो चीज़ों के बेसिस पे रखी जाती है, या सबसे कम नंबर को हम हाईएस्ट पीरियडिटी देते हैं, या सबसे हाईएस्ट नंबर को हम हाईएस्ट पीरियडिटी देते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 से 5 तक प्रोसेसेस हैं, तो आप अगर एक को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं तो आप यूं जाएंगे, फिर एक और उसके बाद दो, यानी लो लो जो नंबर हैं उनको, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर जा रहे हैं, तो उसमें सबसे लोवेस्ट है वो 1 है, तो 5 में, तो आप अगर उसको हाईएस्ट देते हैं तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह आएंगे। और अगर आप सबसे लार्जर नंबर यानी 5 है उसका, उसको हाईएस्ट कहते हैं, और इस तरह जो 1 है वो लोवेस्ट है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, तो प्रोसेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। फिफ्थ वाला पहले इम्प्लीमेंट जाएगा, और उसके बाद आगे इस तरह मूव किए जाएंगे। तो प्रोसेस विद द सेम पीरियडिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन। ऐसा भी हो सकता है कि सेम पीरियडिटी वाले आ जाएं, कहीं भी आ जाएं, शॉर्टेज जॉब में आ जाएं, तो वहां पे आपने फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को फॉलो करना होगा। अगर कहीं भी सेम पीरियडिटी सेम एग्जीक्यूशन टाइम वाले आपके पास प्रोसेसेस आ जाएं, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने वहां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को बेस करना है। यानी पहले कौन आया था, दोनों का प्रायोरिटी, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, 5-5 है, लेकिन आया पहले कौन था, उससे ऊपर वाला पहले आया है, तो पहले वो जाएगा। तो उस वहां पे फिर आपने सिंपली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को फॉलो करना है। प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट और एनी अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट। और ये प्रायोरिटी कंप्यूटर जो है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या प्रोसेस शेड्यूलर जो है, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी रिक्वायरमेंट, इसकी कितनी मेमोरी चाहिए होगी इस प्रोसेस को, टाइम कितना इसको रिक्वायर्ड होगा, या इसको रिसोर्सेज कितने कैसे और कितने रिक्वायर्ड होंगे, इनकी बेसिस पर ये प्रायोरिटी रखी जाती है। अगेन इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि अगर हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस आ रहे हैं बार बार, तो जो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस हैं वो रुके रहते हैं, तो उसके लिए ये फिर स्टारवेशन क्रिएट हो जाती है। यानी इनफाइनाइट टाइम तक उसको वेट करना पड़ता है प्रोसेसेस को, लो प्रायोरिटी वाले को। तो इसको खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एजिंग का कॉन्सेप्ट है। एजिंग में हर 15 मिनट या 20 मिनट के बाद प्रोसेस को एक दर्जे बढ़ा दिया जाता है, जो पीछे रह जाते हैं आखिर में पड़े होते हैं हाईएस्ट लोएस्ट प्रायोरिटी वाले, तो उनको आगे की तरफ मूव कर किया जाता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उनकी प्रायोरिटीज हाईएस्ट पे आ जाती है और वो चल पड़ते हैं।
एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है हमारे पास। कुछ प्रोसेसेस हैं जो एक ही टाइम पे अराइव हुए हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। तो आपने इसका जो है गैंट चार्ट की मदद से एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है। तो पीरियडिटी हमने वैल्यू यहाँ पे एक और कॉलम बन जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में इसको देखा और इसके बेस पे किया, और इसके बाद जो हमारे पास है वो एग्जीक्यूट स्टार्टेज जब फर्स्ट, उसमें एग्जीक्यूशन टाइम के कॉलम को देखते रहे। अब यहाँ पे एक और पैरामीटर हमने ऐड कर दिया, पीरियडिटी वैल्यूज। इनके अलावा एक और कॉलम है जिसमें हमने पीरियडिटी दी हुई है, उसको 1 2 3 से 0 1 2 3 या 0 1 2 से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। 3 प्रोसेसेस हैं। P0 की जो है प्रोसेस की जो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है, 2 को हमने हाईएस्ट रखा है, जो ये सबसे बड़ा नंबर है इस कॉलम में वो हाईएस्ट है, और जिससे इस कॉलम में सबसे छोटा जो नंबर है वो 0 है, वो लोवेस्ट है। ठीक है? तो हाईएस्ट से लोवेस्ट तक हमने प्रोसेस को भेजना है। यानी पहले हाईएस्ट ये है, उसके बाद 1 चलेगा, इसके बाद ये है 1, और फिर 0 जो है सबसे लोवेस्ट दर्जे पे है। ठीक है? यानी ये हाईएस्ट, फिर उसके बाद ये हाईएस्ट, एक फर्स्ट नंबर पे ये हाईएस्ट, फिर दूसरे नंबर पे ये हाईएस्ट, और फिर लास्ट ये लो पे चलेगा। तो ये प्रायोरिटी वैल्यूज़ आपको दी जाएँगी और उसमें ऐसे मेंशन किया जाएगा, और आपने उसके मुताबिक चलना होगा। ठीक है जी? तो अब हमने यहाँ पे फ़ॉर्मूला को चेंज कर दिया है, यहाँ पे मैंने टर्न अराउंड टाइम लिखा हुआ है। ये आपने इस चीज़ को नहीं देखना, आप सर्विस टाइम भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं, आपने जस्ट वेटिंग टाइम ही फाइंड करना है। तो वेटिंग टाइम हम 2 तरीकों से फाइंड करते हैं। उसमें आप सर्विस टाइम का फ़ॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और टर्न अराउंड टाइम का, तो मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके लिए कन्फ्यूज़न ना हो, आप दोनों पे का काम कर सकें। तो उन दोनों को मैंने यहाँ पे उसमें एग्ज़ाम्पल्स में ऐड किया है। पहले सर्विस टाइम को सारा मैंने चलाया, अब टर्न अराउंड टाइम को ले आया हूँ। तो टर्न टर्न अराउंड टाइम के ज़रिए भी हम वेटिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं, और उसको मैंने अब यहाँ फ़ॉर्मूलों में ऐड कर दिया है। जस्ट आपको फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए। टर्न अराउंड टाइम का फ़ॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम का भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी जहाँ पे वो कंप्लीट हो गया, वो इसका कंप्लीशन टाइम होता है। वो आपने फाइंड करना है। अगर आप यहाँ एक और कॉलम बना लेते हैं, उसमें कंप्लीशन टाइम अलग से लिखते हैं, देन फिर वो यहाँ पे पुट करते हैं, तो भी कर सकते हैं। अगर यहीं गैंट चार्ट से ही आपको वरना पता चल जाएगा। उसके बाद वेटिंग टाइम का फ़ॉर्मूला आता है टर्न अराउंड टाइम, जो यहाँ से हमें फाइंड हुआ है, और माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम आपका ये है, एग्जीक्यूशन टाइम को बर्स्ट टाइम भी कहा जाता है। ये हमारा बीटीबी है। इसको बीटीबी कहते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम, बर्स्ट टाइम। ये सारे मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न ना हो। आपने सारों को ज़हन में रखना है। तो ये कंप्लीशन टाइम है सीटी, ये एटी अराइवल टाइम है। सीटी हमें उसी तरह गैंट चार्ट से मिलेगा। तो गैंट चार्ट पे जाते हैं फ़ौरन, और हम अपना गैंट चार्ट ड्रा करते हैं प्रायोरिटी के लिए। तो गैंट चार्ट है, 3 प्रोसेसेज़ हैं, और 3 प्रोसेसेज़ को हमने चलाना है, और उसी से हमने फिर ये वैल्यूज़ आउट करनी है। तो सबसे पहले कौन-सा चलेगा? प्रोसेस 0, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है सबसे हाई है, तो ये 0 पे अराइव हुआ, प्रोसेस 0 कितने मिनट तक चलेगा? एग्ज़ीक्यूशन टाइम इसका क्या है? 10 मिनट। तो ये 1 से 0 से 10 तक जाएगा। 0 से 10 तक, क्योंकि 0 पे ये अराइव हुआ है, उसके बाद ये 10 मिनट चलेगा। अराइव होने के बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे ये स्टॉप हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे कौन-सा प्रोसेस आएगा? ये वाला, क्योंकि 2 के बाद जो हाईएस्ट नंबर है इस कॉलम में, वो 1 है, 0 नहीं है, 0 1 से छोटा है, तो ये चलेगा P2। P2 यहाँ लिख लेंगे, इसकी प्रायोरिटी अब ज़्यादा है। तो P2 कितना टाइम तक चलेगा? 8 मिनट तक। तो 10 में 8 ऐड करें, तो ये 18 बनते हैं। 18 मिनट तक चलेगा। एग्ज़ीक्यूशन टाइम इसका 8 है, तो 18 मिनट तक ये चलेगा, और 18 पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो आखिरी है हमारे पास लो पीरियड वाला P1 रह गया। अब P1 यहाँ आ गया, और वो असाइन हो गया, और कितने मिनट तक चलेगा? 5 मिनट तक। तो 18 में 5 ऐड कर लें, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है जी? तो 23 मिनट तक ये यहाँ पे चलेगा, 23 मिनट। ये इसका कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीशन टाइम 23 मिनट। इसकी कंप्लीशन टाइम 18 में हमने 5 ऐड कर दिए, 19, 20, 21, 22, 23, तो 23 पे ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने ये फ़ॉर्मूला लगाना है, तो इसमें हमने टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। उसके लिए फ़ॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच प्रोसेस माइनस अराइवल टाइम। तो इस P0 का कंप्लीशन टाइम कब था? कब कंप्लीट हुआ है?
0 10 पे कंप्लीट हुआ है, तो ये 10 इसका कंप्लीशन टाइम है। हर प्रोसेस का एंड जहां हो रहा है वो उसका कंप्लीशन टाइम है। P0 का एंड किस जगह पे हुआ, 10 पे हुआ, ये इसका कंप्लीशन टाइम है। माइनस अराइवल टाइम कब था, 0। टोटल इसने 10 मिनट लिए कंप्लीट होने में। टर्न अराउंड टाइम का डिफिनीशन क्या है, जब कोई प्रोसेस ने टोटल सीपीयू पे कितना टाइम लिया या सिस्टम में कितना टाइम लिया कंप्लीट होने में, 10 मिनट इसके बनते, तो 10 मिनट आ गया, 10 माइनस 0 तो 10 आ गया। ये टर्न अराउंड टाइम की डेफिनेशन है कि किसी भी प्रोसेस ने टोटल कितना टाइम लिया जी, इसने P0 ने 10 मिनट लिए कंप्लीट हुआ। उसी तरह P2 ने कितना टाइम लिया, P2 ने जी 18 मिनट लिए हैं स्टार्ट से लेकर क्यों, कब आया था, 0 पे ही आ गया था, तो गिना यहां से जाएगा, 0 से हम गिन रहे हैं। ठीक है जी, आया कब था, 0 पे पहुंच गया था, लेकिन चला कब वो फिर और बात है, 10 के बाद चला, या ठीक है 10 के बाद चला, लेकिन आया कब तक, 0 पे, तो 0 से 18 तक इसने वेट किया, 18 के बाद ये चला P1। ठीक है जी, तो 18 मिनट, 18 माइनस 0 18 बनते हैं, तो 18 मिनट इसने गुजारे हैं सिस्टम में। इस तरह P2 की बारी आ जाती है। P2 कब चला, P2 कब कंप्लीट हुआ, सॉरी ये 23 है, 23, ये 23, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। वही बात है कि ये एग्जाम में आपने इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है, ये छोटी सी मिस्टेक आपकी वैल्यू खराब कर देती है। वो चीज वही जो मैं आपको बचा रहा था, जिस चीज से उसी में मैं आ गया कि ये जिस तरह जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं ये उस ऑर्डर में नहीं है। P0 पहले है, P2 उसके बाद है, अब यहाँ पे P0 पहले है, P1 उसके बाद है, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। तो वही चीज आपने इसका ख्याल रखना है। तो हम इस वक्त P1 की बात कर रहे हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम 23 है, P1 यहाँ कंप्लीट हुआ है 23 पे, और आया कब तक, 0 पे, तो 0 से लेकर 23 तक उसने टाइम सीपीयू में गुजारा, सिस्टम में गुजारा है, तो 23 इधर लिखेंगे। तो ये छोटी मिस्टेक्स से क्वेश्चन, अब मैंने तो इसको ठीक कर लिया, लेकिन आप लोग फिर नहीं कर पाएंगे, आप भूल जाएंगे, तो इस चीज का ख्याल रखना है। अब आते हैं P2 की बारी है। P2 कब कंप्लीट हुआ है, 18 पे, 0 से 18 पे, 0 पे आया था, ये अराइवल टाइम है, और 18 पे कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे 18 माइनस 0। ठीक है जी, तो ये अब 18 मिनट इसने गुजारे हैं, और वो सही है, साबित भी हो गए। ये 18 मिनट 0 से 18 तक 18 मिनट गुजारे हैं। P0 ने 10 मिनट गुजारे थे, P1 ने 23 मिनट गुजारे थे पूरे सिस्टम में। आया यहाँ पे था, लेकिन यहाँ तक बैठा रहा है सिस्टम में, वेट करता रहा है। अब इसका वेटिंग टाइम इंडिविजुअली हर एक का मालूम करते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम मिल गया, यहाँ से 10 माइनस 0 से 10 आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम, माइनस बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम 10 इक्वल टू 0 मिनट P0 ने इंतजार किया है, तो वाकई 0 मिनट इंतजार किया था, फौरन चल पड़ा था, यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट हो गया था इसकी एग्जीक्यूशन, तो इसने 0 मिनट इंतजार किया है। P1 ने कितना वेट किया है, तो 23 इसका टर्न अराउंड टाइम, माइनस अराइवल टाइम कितना है, ठीक है, नहीं सॉरी, बस टाइम कितना है इसका, 5 बस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम भी इसे कह सकते हैं, इज इक्वल टू, ये सामने पड़ा है। ठीक है, तो अब इसको माइनस करें, कितने बनते हैं, तकरीबन ये आपके आ गए 18 मिनट वेट किए। P1 ने 18 मिनट वेट किया था, तो डेफिनेटली P1 ने 18 मिनट वेट किया है, ये 0 से 18 तक वेट करता रहा, तब जाके उसके बाद ये चला P1। तो इसने 0 से 18 मिनट तक वेट किया, और उसके बाद ये चला, तो वो 18 आ गया यहाँ पे, ये भी साबित हो गया। अब P2 ने कितना वेट किया है, तो टर्न अराउंड टाइम इसका है 18, ठीक है, माइनस, और ये इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 8, तो इज इक्वल टू 10। 10 मिनट P2 ने वेट किया है। तो क्या सच में 10 मिनट वेट किया, जी यहाँ पे देख लीजिए चार्ट में, 0 से 10 तक P0 चल रहा था, जब ये खत्म हुआ 10 पे, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है, तो P2 ने 10 मिनट वेट किया है, ये देखिए 10 मिनट वेट किया है।
1 से, यानी P0 का जो पोर्शन है वो ये है। तो 10 पे ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद तो 10 मिनट P2 आया तो 0 पे थे सारे, इंतज़ार कर रहे थे। तो 10 मिनट इसने इंतज़ार किया, उसके बाद ये चला। तो ये सारे यहाँ पे प्रूफ भी हो गए और हमने साबित भी कर लिए यहाँ पे। अब इनका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, इनको ऐड कर लें और डिवाइड कर लें 3 पे, तो आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम इसका आ जाएगा। तो ये पीरियडिक क्यू और उसके एग्ज़ाम्पल। ठीक है जी, सेम टू सेम वही चीज़ जो अभी हमने साबित कर ली। तो इसकी जो एवरेज वेटिंग टाइम है 9.333 समथिंग बनता है मिलीसेकंड। नेक्स्ट अब इसके बाद है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रोबिन इज प्रीएम्प्टिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रोबिन जो है हमारे पास प्रीएम्प्टेबल है। इसमें प्रोसेस को रोका जाता है और कॉन्टेक्स्ट स्विच किया जाता है। ठीक है, प्रीएम्प्ट करके, सस्पेंड करके, कॉन्टेक्स्ट स्विच करके दूसरे प्रोसेस को ले आते हैं और उसके बाद फिर जब वो चल जाता है तो उसके बाद अगर और प्रोसेस हैं तो उनको फिर बारी दी जाती है। इस तरह करते करते हर एक को बारी दे दी जाती है और पुराने को भी वापस लाया जाता है और डाला जाता है। तो ये प्रोसेस चलता है, इसको राउंड रॉबिन कहते हैं। राउंड रॉबिन में क्या है? राउंड रॉबिन इज ए प्रीएम्प्टिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये एक प्रीएम्प्टिव है, यानी सस्पेंड कर सकते हैं प्रोसेसेस को। इस एल्गोरिथम को अगर कोई प्रोसेस यूज कर रहा है और वो चला गया है सीपीयू पे, तो इसमें ये फैसिलिटी है कि आप उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। ईच प्रोसेस इज प्रोवाइडेड अ फिक्स टाइम टू एग्जीक्यूट। हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम दिया जाता है और उस टाइम तक वो चलता है। इट इज कॉल्ड क्वांटम, और इस टाइम को हम क्वांटम कहते हैं। हर प्रोसेस को एक फिक्स्ड टाइम दिया जाता है, हर प्रोसेस को, और उस फिक्स्ड प्रोसेस तक वो चलता है, एग्जीक्यूट होता है, और उसको कहते हैं क्वांटम। वंस अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, एक दफा वो अपना वो टाइम पूरा कर ले, इट इज प्रीएम्प्टेड, उसको प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है टेम्पररी, एंड अदर प्रोसेस एग्जीक्यूट फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, और उसी मिनट्स जो फिक्स किए हुए हैं, अगला प्रोसेस उस मिनट के अंदर चलता है फिर। ठीक है, और ये निज़ाम इसी तरह चल रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज यूज्ड टू सेव स्टेट ऑफ प्रीएम्प्टेड प्रोसेस। और कॉन्टेक्स्ट स्विच जैसे मैंने पीछे पढ़ाया पीसीबी जिसमें होता है, हर प्रोसेस जो भी प्रीएम्प्ट होता है उसके साथ पूरा का पूरा प्रोसेस, जो पीसीबी है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स, वो सेव होता रहता है, उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच होता रहता है। यानी कॉन्टेक्स्ट स्विच में पूरा डिटेल होता है कि ये कितना चला है और कितने परसेंट क्या-क्या यूज़ किया है इसने, क्या-क्या रिसोर्सेज़ यूज़ किए हैं, सारा कुछ उसमें होता है। तो उसके साथ हर प्रोसेस के साथ ये बार-बार सेव होता रहता है और ये कॉन्टेक्स्ट स्विच होते रहते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? If slicing time is too low, the process output is reduced. ठीक है, because more time is spent on context switching. अगर जो टाइम है प्रोसेस के चेंज होने का, कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए, अगर वो आपने बहुत कम रखा है, यानी 1 मिनट रखा हुआ है या 1 सेकंड रखा है, तो बल्कि 1 सेकंड तो बहुत कम है। आप फॉर एग्जांपल रख लें कि आपने 1 मिनट रखा हुआ है, तो 1 मिनट जैसे पूरा होगा तो फौरन वो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा, वो वाला प्रोसेस निकल आएगा, दूसरा चला जाएगा। फिर अगर आप 1 मिनट जैसे गुज़रेगा तो वो हटा हटा दिया जाएगा, तीसरा चला जाएगा। तो ये अगर स्लाइसिंग बहुत कम रखी है, अगर आपने 10-10 मिनट रखे हुए हैं तो फिर तो ठीक है, 5 मिनट रखे तो ठीक है। अगर आपने टाइम 30 सेकंड रखा हुआ है या सिस्टम ने 30 सेकंड रखा हुआ है, स्लाइसिंग टाइम बहुत स्लो है, बहुत लो है, तो बहुत तेज़ी में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती रहेगी और बहुत कम प्रोसेस जो हैं वो कंप्लीट हो पाएँगे टाइम में। यानी वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे कंप्लीशन में। एक टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोसेस है 5 मिनट में उसने कंप्लीट होना था, और अगर उसको 5 मिनट ही मिल जाते, एक एक ही टाइम में, तो 5 के 5 मिनट निकाल लेता। लेकिन इस तरह अगर 5 प्रोसेसेस हैं उसके मुकाबले में, तो वो उसका नंबर 5 के बाद आएगा दोबारा। तो ये चलते रहेंगे, प्रोसेसेस चलते रहेंगे, और एक प्रोसेस अगर 1 मिनट में होना था वो 5 मिनट पे चला जाएगा। तो इस तरह कॉन्टेक्स्ट स्विच की जो टाइमिंग है वो राउंड रॉबिन में क्वांटम जो है, टाइम क्वांटम अगर बहुत कम रखा गया है तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये एग्जांपल है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। इसमें सेम वही चीज़ है, प्रोसेस को सिर्फ आपने प्रीएम्प्टेबल तरीके से करना है। इसमें प्रोसेस के लिए हमने टाइम क्वांटम रखा हुआ है, इसमें आपको टाइम क्वांटम दिया जाएगा। ठीक है जी, ये भी टाइम दिया जाएगा कि 4 मिनट तक हर प्रोसेस चलेगा। अगर उसमें कंप्लीट हो गया तो ठीक, नहीं तो आराम से बैठ जाए। ठीक है? उसके बाद जब उसकी बारी आएगी तब उसको हम दोबारा बुला लेंगे और रिमेनिंग टाइम जो उसका होगा, बच गया होगा, उस टाइम तक वो फिर चलेगा। जो उसने कंप्लीट कर लिया वो कंप्लीट कर लिया, और जो उसका रह गया वो बाद में वो कंप्लीट कर लेगा। तो हमने वही गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट, ये मैं गैंट चार्ट बना रहा हूँ।
ठीक है, 3 प्रोसेस है हमारे पास, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें फ़ॉर्मूला वही यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब आप देखें टाइम क्वांटम इसमें अब पहले जो आया है उसी तरह की तरतीब में चलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जाएगा। लेकिन यही चीज़ का ख़्याल रखना है कि 4 मिनट तक चलाना है, 4 मिनट के अंदर वो कंप्लीट हो गया तो ठीक, अदरवाइज़ बाहर निकल आएगा। तो सबसे पहले P1 आएगा, ये अराइव पहले हुआ है 0 पे, तो ये पहले आ जाएगा। ये P1 आ गया, ठीक है जी, P1 आ गया है। अब इसने कितना इसका टोटल बर्स्ट टाइम है 4, 5 मिनट में ये कंप्लीट होगा, लेकिन इसको जो टाइम फिक्स मिला है वो है 4। 4 मिनट तक चलेगा, उसके बाद इसको निकलना ही निकलना है, वहाँ से, सीपीयू से निकलना ही निकलना है, प्रीएम्प्ट होना ही होना है। तो ये इसके लिए है। तो ये कितना चलेगा? इसके बाद ये 4 मिनट तक चलेगा, 4 मिनट तक। 0 के बाद अराइव हुआ, उसके बाद ये 4 मिनट, क्योंकि 4 मिनट हमने फिक्स किए हुए हैं, 4-4 मिनट तक चलेंगे। 4 मिनट तक ये चलेगा। उसके बाद इसको आउट कर दिया जाएगा। ये अब आउट हो गया है। बस 4 मिनट चला, अब ये एक जगह पे बैठ गया है और क्यू में दोबारा बैठ गया है, रेडी क्यू में। उसके बाद इसकी बारी आएगी। ये चलेगा। अब इसका जो टाइम है वो 4 मिनट ही है। 4 मिनट में इसे कंप्लीट होना है, तो ये अपने 4 मिनट फुल ले लेगा। तो यहाँ P2 आया। अब P1 का क्या है? 1 मिनट रह गया है। 1 मिनट तक, यानी 1 मिनट का काम रहता है अभी। ये रिमेनिंग है इसका, 1 मिनट। 4 मिनट तक चल गया है, 1 मिनट इसका रिमेनिंग है। ठीक है? तो आप इसके ऊपर इस तरह लिख भी सकते हैं कि 1 मिनट का इसका काम अभी बाकी है। वो आगे जाके चलेगा। कब चलेगा? जब सबकी बारी एक दफ़ा गुज़र जाएगी, सारे प्रोसेसेस की बारी एक दफ़ा गुज़र जाएगी। सिर्फ़ ये नहीं है कि इसके बाद सिर्फ़ इसकी गुज़रेगी, नहीं। इसके बाद जितने भी का आपके उसमें टेबल में प्रोसेसेस हैं या क्यू में प्रोसेसेस आए हुए हैं रेडी क्यू में, वो सारे एक बार अपने-अपने 4-4 मिनट पूरे कर लेंगे, फिर दोबारा से पहले की बारी आएगी, जब वो सारे कंप्लीट हो जाएँगे। तो यहाँ पे भी इस तरह एक सर्कल बना होता है। स्टार्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज़ चलते जैसे घड़ी की क्लिक है, एक सेकंड से स्टार्ट होती है और 60 पे जब आती है तो फिर 1 से स्टार्ट हो जाती है। फिर जब 60 पे आती है फिर 1 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस तरह निज़ाम चल रहा होता है कि पहला प्रोसेस चल रहा है, उसका जो टाइम है उसको 4 मिनट रखा गया है। अगर 4 मिनट में कंप्लीट हो गया तो ठीक, नहीं तो वेट करता रहता है। जब वो ठीक उस पे दोबारा आएगा, जब उसकी बारी दोबारा आएगी सारों से गुज़र के, तो फिर वो चलेगा और अपना टाइम जो उसका रह गया है उतने तक ही वो चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। तो P1 4 मिनट चला, 0 के बाद 1 मिनट उसका रह गया है, रिमेनिंग है। उसके बाद आया P2, P2 का है ही 4 मिनट, तो वो 4 के बाद 4 मिनट चलेगा, तो ये आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 8 पे खत्म। तो इसने अपने 4 मिनट कंप्लीट कर लिए, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 तक आ जाएगा, तो 8 मिनट पे P2 खत्म हो गया, उसका टाइम खत्म, वो निकल गया। उसके बाद अब P3 है, P3 ने 2 मिनट चलना है, तो उसको वो भी इसी 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी? तो इसके बाद P3 आ गया। P3 P3 ने 2 मिनट चलना है, तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएँगे, तो 10 पे ये कंप्लीट हुआ और ये निकल आया। ज़रूरी नहीं है कि उसको 4 मिनट ही चलना है, 4 मिनट का वो है ही नहीं, तो वो 2 मिनट में कंप्लीट हो गया तो बस खत्म, वो निकल आएगा। अब देखिए सारे प्रोसेस ने एक-एक बारी ले ली है, कुछ कंप्लीट हो गए हैं और कुछ रिमेनिंग है, तो कौन-सा रिमेनिंग है? P1 रिमेनिंग है, दोबारा P1 इधर आ जाएगा। जब सारों ने एक बार बारी कंप्लीट कर ली, अब P1 दोबारा यहाँ से चलेगा, यहाँ पे चलेगा। तो P1 यहाँ पे जब स्टार्ट होगा, कितना रह गया था? 1 मिनट का रह गया था, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 11, ठीक है? 11 पे ये खत्म हुआ। ठीक है जी? तो ये इसका पूरी कहानी है, इसकी पूरी तरतीब है। तो यहाँ पे अब इसके जो हमारे पास कॉलम है, 3 कॉलम दिए हुए हैं। कंप्लीशन टाइम, जैसे अब ये एक्स्ट्रा मैंने कॉलम डाल दिया है, ये वैसे ये वैल्यू होंगी नहीं, ये आपने यहीं से फाइंड करनी है, लेकिन मैंने पहले से यहाँ पे लिख दी है। तो इसको आपने अब देखना है कि ये कैसे लिखी गई हैं। कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस का आपने कंप्लीशन टाइम देखना है, फुल कंप्लीशन टाइम कि कब वो कंप्लीट हुआ था, कब वो कंप्लीट हुआ था। तो P1 कब कंप्लीट हुआ है? टोटल का सारा वो 11 मिनट पे कंप्लीट हुआ, 11 मिनट में कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी? क्योंकि यहाँ पे चला था, P 0 से चला था, 0 के बाद चला था और उसके बाद 4 मिनट चला, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कब हुआ है? 11वें मिनट पे कंप्लीट हुआ है, वो ये है। ये छोटी-छोटी बातें याद रखनी है कि कंप्लीशन कब हुई है प्रोसेस की, तो प्रोसेस 1 की कंप्लीशन 11 मिनट पे हुई है, 11वें मिनट पे तो 11 लिखा हुआ है। P2 है, P2 की कंप्लीशन कब हुई?
8वें मिनट पे ये कंप्लीट हुआ है। 8वें मिनट पे इसकी कंप्लीशन हुई है। 4 के बाद चला था और 8वें मिनट पे ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद P3 कब कंप्लीट हुआ है? जी 10वें मिनट पे कंप्लीट हुआ है, ये देखें। ये 10वें मिनट पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी, बस ये बात खत्म। P1 कब कंप्लीट हुआ? 11वें मिनट पे। P2 कब कंप्लीट हुआ? 8 मिनट पे, 8वें मिनट पे। और P3 कब कंप्लीट हुआ? 10वें मिनट पे कंप्लीट हुआ। तो ये इनकी कंप्लीशन टाइम है। ठीक है जी। अब इसका हम टर्न अराउंड टाइम फाइंड करते हैं। ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। मैं इसको जब पढ़ा रहा हूं तो मुझे समझ आ रही है बहुत अच्छी से, तो इंशाल्लाह आपको भी समझ आ रही होगी। तो ये अब इसका आपने देख लिया कि फोर्क टाइम क्वांटम दिया था। राउंड रॉबिन में आपको टाइम फिक्स टाइम क्वांटम दिया जाता है तमाम प्रोसेसेस के लिए। वो प्रोसेस उसी टाइम तक चलते हैं और देन प्रीएम्प्ट हो जाते हैं। तो प्रोसेस 1 यहाँ पे 4 मिनट तक चला और प्रीएम्प्ट हो गया। और उसके बाद P2 चला, P2 के 4 मिनट ही थे तो वो फुल चल गया उसमें। इस तरह P3 2 मिनट का था, वो भी उसमें आ गया, वो भी चल गया। उसके बाद P1 दोबारा 1 मिनट का रह गया था, वो 1 मिनट यहाँ चला और पूरा हो गया। ठीक है जी। तो वो 1 मिनट यहाँ चला जो रह गया था बकाया। अब इसका टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। टर्न अराउंड टाइम क्या है इसका? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम 11 है, अराइवल टाइम उसका 0 है, तो वो 11 मिनट ही उसने प्रोसेस सिस्टम में, फुल सिस्टम में गुजारे हैं। ठीक है। रेडी से लेकर सीपीयू तक, रेडी में आया सीपीयू में गया, फिर रेडी में आया, फिर सीपीयू में गया। तो टोटल उसने इस सिस्टम में जो इसकी जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है पूरी, उसमें टर्न ऑन टाइम इसका पूरा क्या है? 11 मिनट। उसके बाद आता है P2। P2 ने कितना टाइम गुजारा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 8 माइनस 1, 7 मिनट उसने वेट किया है P2 ने। ठीक है। P2 ने 7 मिनट वेट किया और उसके सिस्टम में क्योंकि कब आया हुआ था? 1 पे आया हुआ था, यहाँ पे आ गया था 1 पे। तो 1 के बाद उसने कितना वेट किया P2 ने कंप्लीट होने तक? ये आप 2 इसे 8 तक गिन लें। यानी 1 पे आया था, उसके बाद 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो ये आपका 7 मिनट इसने वेट किया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 7 मिनट बनते हैं। 7 मिनट इसने जब 1 पे आया और 8 पे चला, तो दरमियान में जो टाइम है वो 7 मिनट का है। 7 मिनट इसने वेट किया था। टोटल टर्न अराउंड टाइम था इसका। सॉरी, इसने टोटल टाइम गुजारा है सिस्टम में। उसके बाद P3 2 पे आया था और कंप्लीट कब हुआ? 10 पे हुआ। तो ये इसका जो टर्न अराउंड टाइम है टोटल कितना हो गया? इसने सिस्टम में कितना टाइम गुजारा? तो 10 माइनस 2, 8 मिनट इसने सिस्टम में गुजारे हैं। तो डेफिनेटली इसने P3 ने 8 मिनट ही गुजारे हैं। ठीक है जी। तो कंप्लीशन 10 पे हुआ है, आया 2 पे था, और इसने दरमियान में जो वेट किया है 2 से 10 तक, वो सॉरी वेट इसको नहीं कह सकते, जो सिस्टम में टाइम गुजारा है पूरा का पूरा 8 मिनट का गुजारा है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वेटिंग टाइम फाइंड करना है, एवरेज वेटिंग टाइम, तो वो मैंने किए हुए हैं। तो टाइम जो कि यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे प्रॉपरली, इन चीज़ों को ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट। ये तो ये आपका 11 माइनस 0 11 मिनट गुजारे पूरे सिस्टम में, 8 माइनस 1 7 मिनट गुजारे सिस्टम में, 8 मिनट गुजारे सिस्टम में। यहाँ पे आप इसको चेक कर भी सकते हैं। और जो वेटिंग टाइम है फिर उसके फार्मूले के बराबर टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम ये है, टर्न अराउंड टाइम यहाँ से निकल आया 11 माइनस 5 6। वेटिंग टाइम, वेट यहाँ किया इसने 3 मिनट वेट किया है, आखिरी ने 6 मिनट वेट किया है। एवरेज वेटिंग टाइम फिर उसके बाद आपने निकाल लेना है। तो ये आपके राउंड रॉबिन सेज स्केजिंग एल्गोरिथम और उसका एग्जांपल। अब आते हैं हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट, HRRN स्केड्यूलिंग, हाईएस्ट रिस्पांस रेशो। ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यूज किया गया है कि किसी भी प्रोसेस का जो रिस्पांस रेशो टाइम है, जिसका वो हाई होगा, हाईएस्ट होगा रिस्पांस रेशो, ठीक है, उसको पहले सीपीयू की तरफ भेजा जाएगा। अगर बहुत सारे प्रोसेस एट द सेम टाइम आ जाएं एक साथ, तो उनमें से कौन सा पहले जाएगा? तो वो हाईएस्ट रिस्पांस रेशो की बेसिस पे जाता है। ये एक पैरामीटर है, एक तरीका कार यूज किया गया है। आपने इस पे नहीं सोचना कि ये क्या बला है। रिस्पांस टाइम जैसे हमने पढ़ा था ना, कि जिस टाइम सीपीयू किसी भी प्रोसेस को फर्स्ट रिस्पांस करता है,
तो इसमें रिस्पांस रेशो दी जाती है कि किसकी रिस्पांस रेशो हाईएस्ट है, किस प्रोसेस की तरफ सीपीयू की रिस्पांस रेशो हाईएस्ट निकलती है, उसके लिए इन्होंने फार्मूला यूज किया है। उस फार्मूले के बेसिस पर रिस्पांस रेशो फाइंड किया जाता है और उसको फिर बुलाया जाता है सीपीयू की तरफ, उसको असाइन किया जाता है सीपीयू को। ठीक है जी, तो इसको हाईएस्ट रिस्पांस रेशो कहा जाता है, उसका अपना एक फार्मूला है कि अगर बहुत सारे प्रोसेस एट द सेम टाइम आ गए हैं, तो वो उसमें से कौन-सा सीपीयू को असाइन किया जाएगा, चाहे उसकी शॉर्टेज जॉब में हो, शायद चाहे उसका लार्ज साइज़ वो हो, उसका जो बर्स्ट टाइम हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे प्रायोरिटी हाई हो, चाहे लो हो, वो किसी को भी नहीं इसको नहीं चेक किया जाता। रिस्पांस रेशो को चेक किया जाता है, वो निकाली जाती है। अगर सिंगल प्रोसेस एक टाइम में आया हुआ है, तो वो तो सिंगल ही चला जाएगा। लेकिन अगर उसकी टाइमिंग में यानी एक प्रोसेस है 2 मिनट में कंप्लीट होना था या 4 मिनट में कंप्लीट होना था, उसने 5 मिनट में कंप्लीट होना था, तो उस 5 मिनट के अंदर टाइम 1 पे एक आ गया, टाइम 2 पे भी 2 मिनट पे भी एक प्रोसेस आ गया, 3 मिनट पे भी एक प्रोसेस आ गया, 4 मिनट पे भी आ गया। तो ये समझिए कि 4 प्रोसेसेज़ इस 5 मिनट के अंदर आ गए हैं। तो पहले वाला तो निकल गया, उसने तो अपना एग्ज़ीक्यूशन कर लिया है, जो 0 मिनट पे आया था। 5 मिनट वो चला, लेकिन जो बाद में उसके अंदर, उसके दरमियान में जो 4 या 3 प्रोसेस आए हैं, उनमें से अब नेक्स्ट कौन चलेगा? तो हम इसका रिस्पांस रेशो फाइंड करते हैं, उसके लिए फ़ॉर्मूला हम ये यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सारी कहानी यही है। तो इसको देखते हैं फिर। हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमल मीन बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, क्योंकि वही बात है, ये किसी को प्रेफ़रेंस नहीं देता। ये इसका अपना ही एक रूल है। ये ना प्रायोरिटी को देखता है, ना बाकी चीज़ों को, ना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वालों को, जो जिसमें जो स्मॉल जॉब वाले बर्स्ट वाले थे, वो बस आ रहे थे और बाकी जो लॉन्ग वाले थे, बैठे थे। प्रायोरिटी में हाई प्रायोरिटी वाले आ रहे थे और जो लो प्रायोरिटी में बैठे रहे थे। तो वो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें रिस्पांस रेशो पर एक अपना एक फ़ॉर्मूला बनाया गया है, उस फ़ॉर्मूले के मुताबिक किसी भी प्रोसेस को उठा लेते हैं। This is a non-preemptive algorithm in which the scheduling is done on the basis of an extra parameter called response ratio. ये भी non-preemptive है और response ratio पे काम करता है. The response ratio is calculated for each of the available jobs, and the job with the highest response ratio is given priority over the other. जिसको highest response ratio जिसका निकलेगा इस फार्मूले के तहत, वो highest priority का हकदार होगा, चाहे वो long job है, चाहे वो short job है। रिस्पांस रेशो इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन फार्मूला। इस फार्मूले के तहत हम रिस्पांस रेशो फाइंड करते हैं, यानी डब्ल्यू प्लस बी टी डिवाइडेड बाई बी टी, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइड बाई बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या है? जो इंडिविजुअल प्रोसेस वेट कर रहा है चलने तक कि मैं चल पड़ूं, ठीक है, जो वेट कर रहा है, कोई भी प्रोसेस इंडिविजुअली वेट कर रहा है, वेटिंग टाइम जिस उसका है इंडिविजुअली जो वेट कर रहा है, ये एक अलग से वेटिंग टाइम है कि वो वेट कर रहा है कि मैं अब चल पड़ूंगा। तो उसको हम वेटिंग टाइम कहते हैं। आगे हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगी। वेयर डब्ल्यू इज वेटिंग टाइम, बी टी इज बर्स्ट टाइम। एक एग्जांपल है हमारे पास जो कि 3 स्लाइडों में मुश्तमिल है। मैंने इसको काफ़ी डिटेल में किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इन द फॉलोइंग एग्जांपल देयर आर 5 प्रोसेस गिवन। हमें 5 प्रोसेस गिवन है, P0, P1, P2, P3 एंड P4। टोटल ये 5 प्रोसेस बनते हैं जब आप इसको 0 से 4 तक गिनते हैं। ठीक है, 5 प्रोसेसेस हैं। अराइवल टाइम इसका है 20, ये 2 मिनट पे आया, ये 4 मिनट पे फिर आया, ये फिर 6 मिनट पे आया और ये फिर 8 मिनट पे आया। बर्स्ट टाइम इसका है 3, इसका है 5, इसका है 4, इसका है 1, इसका है 2। अब हम यूज कर रहे हैं हाईएस्ट रिस्पांस रेशो नेक्स्ट को। एट टाइम जीरो, यानी ये टाइम जीरो, इस पे कौन सा प्रोसेस आया है? द प्रोसेस पी जीरो अराइव्स। जीरो आ गया, ठीक है। गैंट चार्ट भी इसके बाद हमने बनाना है, ये मैंने थ्योरेटिकली लिखा हुआ है इसके साथ, तो इसके बाद गैंट चार्ट बनेंगे इसके। एट टाइम जीरो द प्रोसेस पी जीरो अराइव विद द सीपीयू बर्स्ट टाइम 3 यूनिट। 3 यूनिट या 3 मिनट इसको समझ लें, या 3 सेकंड समझ लें। तो 3 मिनट तक इसका बर्स्ट टाइम था और ये जीरो पे आया। ठीक है जी। तो जैसे ये चला, सिंस इट इज द ओनली प्रोसेस अराइव्ड टिल नाउ, अब तक का आया हुआ ये फर्स्ट प्रोसेस था जो रेडी क्यू में आया, हेंस दिस विल गेट स्केड्यूल इमीडिएटली। तो इसको फौरन स्केड्यूल कर दिया जाएगा और ये चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये चल गया 0 से कितना 3 तक। ठीक है, 0 पे अराइव हुआ, उसके बाद 3 मिनट चला, यानी 3 पे ये स्टॉप हो गया, एक हो गया। अब इसके दरमियान में कौन सा प्रोसेस आया है?
ज्यादा आए हैं या एक आया है। तो हमने जब देखा तो सिर्फ एक ही आया था 2 मिनट पे, यहाँ पे 2 मिनट पे, यानी 1 और 2। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आया था? P1 आ गया था। सो P0 इज एग्जीक्यूटेड फॉर 3 यूनिट। मीन वाइल दरमियान में ओनली वन प्रोसेस P1 अराइव एट टाइम 3। ठीक है जी, अराइव एट टाइम 2, ये 3 नहीं है, टाइम 2। ये टाइम 2 पे मीन वाइल जब P0 एग्जीक्यूट हो रहा था 3 मिनट के लिए, मीन वाइल ओनली वन प्रोसेस P1 अराइव एट टाइम 2, अराइव हुआ टाइम 2 पे ये। दिस विल गेट scheduled इमीडिएटली, क्योंकि एक ही था, कोई और उसके साथ मुकाबले में था नहीं, तो हमें रिस्पांस रेशो का फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो तब लगाएंगे जब एक से ज्यादा प्रोसेस आ जाए, तो उसके दरमियान में हमने सिलेक्शन करनी है कि कौन सा वाला अब चलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस आया हुआ है जो वेटिंग में है। जैसे इसने ये नॉन प्रीएम्प्टिव है चूंकि, तो ये अपना टाइम पूरा करेगा 3 मिनट। उसके बाद ये आया, एक प्रोसेस किया, सिंस द ऑपरेशन डज नॉट हैव ए चॉइस, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं, उसने इमीडिएटली इसको स्केड्यूल कर दिया। तो नेक्स्ट ये चलेगा, कितना टाइम तक चलेगा? अब ये 5 मिनट तक चलेगा, इसे 5 मिनट है, तो 3 में जब 5 ऐड करेंगे तो 8 पे ये स्टॉप हो जाएगा। अब इसके दरमियान आप खुद सोचे कितने प्रोसेस आए हैं। P2 कब आया? 4 मिनट पे, यानी 3 के बाद जो 4 है, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ पे 4 पे आया आपका P2, यहाँ पे आ गया P2, ठहर गया रेडी क्यू में। उसके बाद 6 पे, यानी 4, 5, 6, यहाँ पे 6 पे P3 आ गया। और यहाँ 8 पे जैसे कंप्लीशन हुई, यहाँ पे एक और प्रोसेस P4 आ गया। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला आएगा। ये 3 प्रोसेस आ गए हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझे। यहाँ पे इसको समझ गए बस, फिर कोई इशू नहीं है। मैं इसको इंतहाई इजी करके आपको समझा रहा हूँ, इंतहाई इजी करके, इससे इजी मैं नहीं समझा सकता था इवन। यहाँ पे बहुत इजीली आपको आसानी में समझा रहा हूँ। P0 is executed for 3 यूनिट, 3 यूनिट के लिए चूंकि एग्जीक्यूट हो रहा था। मीन वाइल ओनली वन प्रोसेस P1 अराइव हुआ। ठीक है, और एट टाइम 2 पे P1 अराइव हुआ था। तो हमारे पास और चॉइस नहीं थी, और कोई प्रोसेस था नहीं, तो फौरन इसी को ही हमने आगे लगा दिया, और ये चल गया 5 मिनट तक, यानी 8 तक आ गया। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, वो यही चीज आपको बताएगी कि ये दरमियान में आ गए थे, ये दरमियान में आके ठहर गए थे। अब इनके दरमियान हमने सिलेक्शन करनी है। ये देखें, इन P1 इज एग्जीक्यूटेड फॉर 5 यूनिट। P1 चूंकि 5 यूनिट तक एग्जीक्यूट हुआ था, पीछे हमने ये देखा, ये 5 यूनिट तक, 3 के बाद 5 मिनट तक ये एग्जीक्यूट हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, मीन वाइल उसके अंदर ऑल द प्रोसेस गेट अवेलेबल, जितने भी बाकी के प्रोसेसेस थे P2, P3 और P4, ये सारे आ गए थे, अवेलेबल हो गए थे। वी हैव टू कैलकुलेट द रिस्पांस रेशो फॉर ऑल द रिमेनिंग जॉब। अब हम रिस्पांस रेशो की, कंप्यूटर सीपीयू किसको रिस्पांस करेगा, जिसका रिस्पांस रेशो सबसे हाई होगा, वैल्यू सबसे हाई, रिजल्ट सबसे हाई वैल्यू आएगी, रिजल्ट निकलेगा, आंसर आएगा उनकी इस फार्मूले से, उसका रिस्पांस रेशो सबसे हाई कंसीडर होगा और इसको सीपीयू असाइन किया जाएगा। तो रिस्पांस रेशो हम सबसे पहले P2 का निकालते हैं। P2 का रिस्पांस रेशो का जो फार्मूला था वो क्या था, जरा देखते हैं। P2, P2 कब आया है और स्टार्ट होने में उसको कितना टाइम है, अगर वो स्टार्ट होता है, तो P2 का जो वेटिंग है वो 8 है, माइनस 4। 4 उसका क्या है, आपका बर्स्ट टाइम है। तो बर्स्ट टाइम तो नजर आ रहा है, ये 4 है बर्स्ट टाइम। ये 4 इधर भी लग गया, डिवाइड सॉरी, ये यहाँ पे +4, और डिवाइड भी 4 पे हो रहा है। तो ये 4 और ये 4 तो समझ आ रहा है। ये क्या है, 8 - 4। 8 - 4 का पता कैसे चलेगा, तो ये आपको पीछे से यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ये फार्मूला कि कैसे काम कर रहा है। तो पहला जो हम
P2 के लिए फाइंड कर रहे हैं, P2 के लिए हमारे पास क्या हमने फाइंड करना है, रिस्पांस रेशो फाइंड करना है। रिस्पांस रेशो का जो हमें फार्मूला दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास W, यानी P2 के लिए हम रिस्पांस रेशो फाइंड कर रहे हैं कि उसका हाई है या P3 का हाई है या P4 का हाई है, तो उसको सीपीयू मिलेगा इन तीन में, क्योंकि तीनों आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं। तो W प्लस यानी वेट और प्लस ये आपका हो गया बर्स्ट टाइम डिवाइड बाय बर्स्ट टाइम। ठीक है जी, तो ये लिखा हुआ है, ये फार्मूला है। अब हमने इसके लिए फाइंड करना है इसका सबसे पहले रिस्पांस रेशो। तो W को पता कैसे चलेगा, अब आया कब है ये? जैसे मैंने कहा कि ये आया था यहाँ पे, अराइवल इसकी 4 मिनट पे हुई है, यहाँ पे 4 मिनट ये सामने लिखी हुई है। ठीक है, वेट कैसे पता चलेगा? और स्टार्ट होने में कितना है टाइम है, 8 में 8। ठीक है, 8 के बाद इसने स्टार्ट होना है, यानी अगर ये चलने का इसका मतलब इसको सीपीयू मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि इसको सीपीयू मिल जाए, तो हम इसके बाद जो ये जो खाली जगह है इसमें इसको बिठाएंगे। तो इसको इसके लिए कितने टाइम वेट है, ठीक है, कितना टाइम वेट है इसमें? 4 मिनट का वेट है, यानी 4 पे तो ये आया है, दरमियान में 8 तक का इसका कितना बनता है? 5 6 7 8। ठीक है, यानी 5 6 7 और ये 8, तो दरमियान में 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, 4 मिनट का वेट है, तो इसका बन जाएगा इधर से इधर तक 4। तो ये आपका कितना हो गया? 4। ये 8 इसलिए लिखा था, ये 8 आपका जो लास्ट वैल्यू है -4, वो ये वैल्यू है, यानी इस 8 से 4 माइनस किया गया है, इस 8 से 4 माइनस किया गया, इसी 8 से फिर 6 माइनस किया जाएगा, फिर इसी 8 से फिर 8 माइनस किया जाएगा। इनके मुताबिक अराइवल कब हुई और चलने के इम्कानात कब हैं? 8 के बाद हैं। अराइवल कब हुई और चलने के इम्कानात कब हैं? अराइवल कब हुई और चलने के इम्कानात कब, किस वैल्यू के बाद हैं? तो 8 के बाद हैं। तो 8 ही डिजिट है जिसके बाद इन तीनों के चलने में इम्कानात हैं। 8 ही वो डिजिट है जिसके बाद उनके चलने के इम्कानात हैं। तो जिस टाइम पे ये अराइव हुए हैं वो इसी से माइनस होता जाएगा, वो इसका वेटिंग टाइम होगा, हर प्रोसेस का अपना-अपना। ठीक है जी? तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब ये देखें, ठीक है जी। तो ये अब ज़रा वेटिंग टाइम आप खुद नोट कर लें। ये वेटिंग टाइम इसमें आ रहा है एक-एक में। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव। ठीक है जी। तो एक ठीक है, तो इस फर्स्ट को ज़रा डिटेल में किया गया है, बहुत, जैसे मैंने यहाँ पीछे आपको समझाया, यहाँ पे इसको बड़ा डिटेल में किया गया है। यानी 8 से 4 पहले माइनस किया गया है, वेट निकालने के लिए पूरा वेट है, डब्ल्यू है, ठीक है? ये पूरा डब्ल्यू है, प्लस उसके साथ बीटी, बीटी उसका बर्स्ट है, बर्स्ट टाइम। तो P2 का बर्स्ट टाइम क्या है? 4, तो ये 4 यहाँ पे लग गया और डिवाइडेड बाय BB2 बीटी है, तो 4 डिवाइड भी यहीं हो गया। और ये पूरा W है, तो W मैंने जैसे आपको कहा कि 8 से 4 माइनस करेंगे, यानी आया कब था और चलने के इम्कानात कब हैं? आया कब है? आया यहाँ पे है, 4 पे अराइव हुआ है। चलने के इम्कानात कब हैं? 8 के बाद, तो 8 से 4 जाएगा तो 4 मिनट इसका दरमियान में वेट बन रहा है। तो वो यहाँ पे 8 माइनस 4 होगा, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो 4 जमा 4 8, ठीक है? 4 इधर से, 4 जमा 4 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 2, 2 इसका रिस्पांस रेशो है। उसके बाद ये डायरेक्ट किए गए हैं। W फाइंड किया गया है, यानी अराइव कब हुआ? 6 पे, और चलने के इम्कानात कब हैं? ठीक है? चलने के इम्कानात कब हैं? 8। अराइव कब हुआ है? 6 पे, P3। चलने के इम्कानात 8 के बाद हैं। तो 8 से 6 निकालेंगे तो 2 मिनट बनेंगे, 2 मिनट वेट है अभी तक। अभी तक 2 मिनट है फैसला आने में कि ये चले या ना चले, 2 मिनट वेट है फैसला आने में। तो ये प्रोसेस 3 चलेगा या नहीं चलेगा।
तो वो तो हमने 2 लिख दिया। अब 2 लिख दिया यहाँ पे डब्ल्यू की जगह, वेट की जगह प्लस अराइवल टाइम इसका सॉरी बर्स्ट टाइम 1 डिवाइडेड बाय 1 तो इसका रिजल्ट 3 आ जाएगा। अब हमने P4 का रिस्पांस रेशो निकालना है। तो रिस्पांस रेशो अगर हम इसका निकालें तो अराइवल टाइम क्या है 8, चलने के इम्कानात कितने हैं, कब हैं 8 पे, 8 मिनट के बाद आया, कब है 8 पे, तो 8 में से 8 गया, यानी 8 पे ही आया है और 8 के बाद ही इसके इम्कानात है चलने के, तो 8 में से 8 गया 0, तो इसका भी कोई भी वेट नहीं है कि मैं चलूँगा कि नहीं चलूँगा, तो कोई वेट नहीं है, आ गया है 8 के बाद बस फ़ौरन फैसला आना है कि इसने चलना है या नहीं। तो इस बात की जो रिस्पॉन्स रेशो है कितना बनता है, डब्ल्यू इसका 0 है, वेट इसका 0 है कि चलने का इम्कानात है भी या नहीं, तो वो वेट इसका 0 है और उसके जो अराइवल बर्स्ट टाइम है वो 2 है डिवाइडेड बाय भी 2 है, तो इसका बनता है 1। तो अब ये देखिए ना वैल्यू आ गई है, रिस्पांस रेशोज़ आ गई है। तो सबसे हाईएस्ट रिस्पांस रेशो कौन-सी है? 3, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो हाईएस्ट रिस्पांस रेशो है। तो ये 3 इसकी हाईएस्ट रिस्पांस रेशो है, तो अब इन 3 के दरमियान में P3 चलेगा। सिंस द रिस्पांस रेशो ऑफ P3 इज़ हायर, हेंस P3 विल बी schedule फर्स्ट और वो अपना टाइम लगा लेगा। P3 इज़ scheduled फॉर 1 यूनिट और उसका जो बर्स्ट टाइम है P3 का, वो कितना है? 1 मिनट। तो 1 मिनट तक सिर्फ ये चलेगा। तो P0 भी चल गया, अपना टाइम गुज़ार गया, P1 भी चल गया, अपना टाइम गुज़ार गया। अब P3 ने 1 मिनट तक चलना था, तो ये 9 मिनट पे चल जाएगा, 9 मिनट तक। तो फैसला हो गया कि P3 ने जाना है क्योंकि उसका रिस्पांस रेशो ज़्यादा है। अब इसके बाद फिर से कुरानंदाज़ी होगी। कौन-कौन रह गए हैं? P2 रह गया है, P4 रह गया है। P3 की कुरानंदाज़ी निकल आई थी, वो चल गया था, हाईएस्ट रिस्पांस रेशो के फ़ॉर्मूले से। अब दोबारा कुरानंदाज़ी होगी। अब दोबारा कुरानंदाज़ी कैसी है? उसी फ़ॉर्मूले से है, उसी तरह है, हम उसको उसी के मुताबिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम इसका आपको पता है कि अब ना 9 से उसकी पावर देखी जाएगी कि 9 के बाद किसने चलना है, 9 के बाद P2 चलेगा या P4 चलेगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, उस वैल्यू से हम माइनस करते थे अराइवल टाइम को, तो अब हम 9 से अराइवल टाइम को माइनस करेंगे प्रोसेसेस जो बच गए हैं उनके। तो ये जो P2 है ये 4 है, आया है अराइव हुआ है 4 मिनट पे, लेकिन चलने के इम्कानात 9 के बाद इसके जब होंगे तो इसको कितना दरमियान में वेट इसका है कि 9 के बाद चलेगा या नहीं, तो दरमियान में जो वेट बन रहा है इसका वो कितना है, वो 9 से जब 4 जाएगा तो 5 बनेगा। 5 मिनट का वेट है तो उसके बाद फैसला होगा कि इसने चलना है या नहीं। इसी तरह P4 का जो है वो अराइवल टाइम 8 है, 8 पे आया था और 9 के बाद इसके अगर चांसेस हैं तो दरमियान में कितना वेट है कि ये चलेगा कि नहीं, तो 9 से 8 गया, 1 मिनट का वेट है, उसके बाद फैसला आ जाएगा कि इसने चलना है या नहीं। ठीक है जी? तो इस टाइम एंड टाइम से इनके अराइवल टाइम को माइनस करते रहेंगे। हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट का यही थीम है। कि उनकी कुरानंदाज़ी होगी एक किस्म की। तो ये कुरानंदाज़ी हमने आगे की और कुरानंदाज़ी में दोबारा देखा, तो द नेक्स्ट अवेलेबल प्रोसेसेस आर P2 एंड P4, लेट्स कैलकुलेट देयर रिस्पांस रेशियो। तो रिस्पांस रेशियो P2 का निकाला तो 5 बनता है, 9 से 4 गया, 9 से 4 गया, ये 4 है और 9 वो एंड पॉइंट था, जिसके बाद चलने के इम्कानात हैं इसके, तो 9 में से 4 गया 5, W हो गया 5 प्लस इसका बर्स्ट टाइम 4 है, ये बर्स्ट टाइम है, ये डिवाइड बाई बर्स्ट टाइम तो 2.25 बन गया। उसके बाद रिस्पांस रेशो P4 के लिए दोबारा देखी गई, तो वही 8 मिनट उसका अराइवल हुआ है और जो चलने के इम्कानात है किस मिनट के बाद है, 9 मिनट के बाद, 9वें मिनट के यानी 9th मिनट के बाद। तो दरमियान में 1 मिनट का वेट है जिसके बाद फैसला आना है। तो W इसका हो जाएगा 1, 9 माइनस 8 1 प्लस इसकी जो बर्स्ट टाइम है 2 डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम 2, तो उसका बनता है 1.5 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो है वो P2 की है 2.25। तो रिस्पांस रेशियो यानी मूव सीपीयू जो है उसकी तरफ मूव ज्यादा करेगा, उसकी तरफ देखेगा। 2.2% 2.25% प्रोबेबिलिटी है कि सीपीयू इसको रिस्पांस देगा। तो इसकी रिस्पांस जो है वो हाईएस्ट है, रिस्पांस रेशियो हाईएस्ट है, सीपीयू इसको मिलना है। कुरानदाजी में इसके चांसेस बहुत है, वोट ज्यादा हो गए हैं, तो ये इसको मिलेगा।
तो द रिस्पांस रेशियो ऑफ P2 इज हायर, हेंस P2 विल बी scheduled, P2 schedule हो जाएगा और वो चल पड़ेगा। तो नेक्स्ट अब P3 के बाद P2 चलना है। P2 ने कितना टाइम चलना है वो देख लें आप। P2 ने 4 मिनट चलना है, तो 9 में 4 ऐड करें, 10, 11, 12, 13, तो 13 मिनट तक ये चल गया है, 13 मिनट तक। 9 में 4 ये ऐड किए हैं, ठीक है? क्योंकि P2 था, P2 में ये आ गया, 9 में 4 ऐड किए, 13 तक ये चल गया। उसके बाद नाउ द ओनली अवेलेबल प्रोसेस P4, अब P4 ही रह गया है विद द बर्स्ट टाइम ऑफ 2 यूनिट, सिंस देयर इज नो अदर प्रोसेस अवेलेबल, हेंस दिस विल बी scheduled। तो अब इसकी बारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और 13 के बाद 2 मिनट ये चलेगा तो ये 15 तक चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास सर्विस टाइम हमने फाइंड करना है, उसके बाद वेटिंग टाइम फाइंड करना है और इसका पूरा तरीक़ाकार मैंने समझा दिया कि कैसे ये हुआ, कैसे ये प्रोसेसेस चले। आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, यही मेथड है इसका, यही फ़ॉर्मूले हैं, यही आपने यूज़ करना है। इसी के मुताबिक ये चलते हैं और सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन। इसलिए मैंने काफ़ी डिटेल में इसको लिखा भी है और इसको करवा भी रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया गैंट चार्ट, जो पीछे हमारे पास बन गया, ये नीचे यही वाला गैंट चार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब इससे हम सर्विस टाइम निकालेंगे। सर्विस टाइम P0 का क्या है, P0 का सर्विस टाइम 0 है, तो वो 0 आ जाएगा। P1 का 3 है, तो 3 आ जाएगा। P2 का 9 है, 9 आ जाएगा। P3 का 8 है, 8 आ जाएगा और P4 का 13 है, 13 आ जाएगा। उसके बाद वेटिंग टाइम फाइंड करना है, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो उसके सर्विस टाइम आ जाएंगे। तो ये इसके सारे वैल्यूज़ हैं। P0 का 0 है, यह सही है। P1 का 3 है, 3 के बाद ये चला है, ये भी ठीक है। P2 का 9 है, 9 के बाद चला, ये भी ठीक है। P3 का 8 है, 8 के बाद चला, ये भी ठीक है। और P4 का 13 है, 13 के बाद चला, ये भी ठीक है। उसके बाद इनको माइनस करें और ये इनका वेट निकल आएगा अलग, और उसके बाद इसका एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है? तो 2.6 मिलीसेकंड या नैनोसेकंड इसका एवरेज वेटिंग टाइम है। तो ये आपका हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट अब है मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू अब अपने अंदर एक और फैसिलिटी रखता है, ठीक है जी। ये एक अपने अंदर एक अपने फीचर इसके रखते हैं। ये हर एल्गोरिथम एक स्पेशल फीचर्स अपने लिए रखते हैं और उसके मुताबिक ये शेड्यूल होते हैं। In multi-level queue, processes in the ready queue can be divided into different classes where each class has its own scheduling needs. ठीक है? जो हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट क्लासिफिकेशन उसकी कर देते हैं। क्लासेस में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उनको क्लासिफाइड कर लेते हैं। यानी किस तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं रेडी क्यू में? उनके स्मॉल स्मॉल क्यू बना देते हैं, ठीक है? उनको उसी रेडी क्यू के अंदर ही हम उनकी कैटेगरीज क्लास बना लेते हैं। यानी एक क्यू बना के उसको में उसी टाइप के सेम टाइप के प्रोसेसेस रख देते हैं। जैसे हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि सेम टाइप के जॉब्स को हम एक बैच में रख के सेम टाइप ऑफ जॉब्स को एक बैच की शक्ल में अरेंज करके उसको आगे मूव करते हैं। तो मल्टी लेवल क्यू में भी ये कहा किया जाता है मल्टी लेवल क्यू, यानी एक से ज्यादा क्यू। तो वो रेडी क्यू जो हमारा है, रेम जो है, उसके अंदर हम मल्टीपल और क्यू बना लेते हैं, लॉजिकल क्यू डिज़ाइन कर लेते हैं और सिस्टम कर लेता है और उसमें जो सेम क्लास के जो प्रोसेसेस होते हैं, उनको उसमें रख दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से प्रोसेस? अ कॉमन डिवीज़न इज़ सिस्टम प्रोसेसेस, यानी पूरे सिस्टम प्रोसेसेस को अलग करके एक जगह पे रख दिया जाता है, एक क्यू में ठहर जाते हैं। इस तरह के इंटरैक्टिव प्रोसेसेस जो इंटरैक्शन से चल रहे होते हैं, उन प्रोसेस को एक जगह रख दिया जाता है एंड बैच प्रोसेसेस, और बैच प्रोसेस को एक जगह रख दिया जाता है जिसमें इंटरेक्शन नहीं होती। तो इस तरह की लेवलिंग को, इस तरह की क्यू की लेवल को हम मल्टी लेवल क्यू कहते हैं। दीज थ्री क्लासेस हैव डिफरेंट scheduling नीड्स, और इनकी अपनी ही एक नीड्स होती हैं। यानी सिस्टम प्रोसेस के लिए अलग से एक नीड्स चाहिए, scheduling एल्गोरिथम चाहिए, एंड ये सिर्फ क्यूज हैं। इसमें एल्गोरिथम फिर वही पुराने जो हमने पढ़ लिए हैं, राउंड रॉबिन यूज करते हैं, शॉर्टेज जॉब यूज करते हैं, प्रायोरिटी है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज करते हैं। ये क्यूज हैं, ठीक है जी। ये क्यू है, इसके अंदर वो जो हमने एल्गोरिथम पढ़ लिए हैं वो हम फिर वन बाय वन यूज करते हैं। तो ये क्यू क्रिएट करके इसमें डिफरेंट हम जो भी हमें चाहिए, जिस किस्म का एल्गोरिथम जिस क्यू के लिए चाहिए, हम उसमें वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो दीज थ्री क्लासेस हैव डिफरेंट scheduling नीड्स। scheduling नीड्स उसकी डिफरेंट होती है अक्सर।
For this kind of situation, multi-level queue scheduling is used. Now let us see how it works. यानी अगर आपके सिस्टम में मुख्तलिफ प्रोसेसेस आ रहे हैं, मुख्तलिफ टाइप के प्रोसेसेस हैं, तो उनकी डेफिनेटली उनके लिए क्यूज भी, उनकी जो स्केजुलिंग एल्गोरिथम है, वो भी उनके लिए अलग-अलग यूज होंगी। ठीक है जी, किसके लिए राउंड रोबिन होगा, किसी के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। हर एक के मुताबिक अपना-अपना होगा, क्योंकि हर एक के अपने फायदे भी हैं, हर एक के अपने नुकसानात भी हैं। तो अगर इस तरह के प्रोसेसेस आ रहे हैं, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इस सिचुएशन में फिर मल्टी लेवल क्यू बेस्ट है। फॉर एग्जांपल, रेडी क्यू इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट क्यूज फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोसेसेस। रेडी क्यू को डिवाइड कर दिया जाता है सेपरेट क्यूज में, हर क्लास के प्रोसेस के लिए। ऑल थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैव देयर ओन क्यू, और हर एक का फिर अपना क्यू होता है, हर प्रोसेस का, हर काइंड प्रोसेस का अपना क्यू होता है। ईच क्यू हैव इट्स ओन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, और हर एक क्यू का अपना स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम उसमें होता है। फॉर एग्जांपल Q1 एंड Q2, ये Q1 जैसे आपको नजर आ रहे हैं, Q1 Q2, इसमें जो फर्स्ट है इसमें सिस्टम प्रोसेस चल रहे हैं, दूसरे क्यू में इंटरेक्टिव प्रोसेस हैं, लास्ट में बैच प्रोसेस है। और इसमें क्या है, ये फर्स्ट जो क्यू है और सेकंड क्यू है वो राउंड रोबिन यूज कर रहा है, while Q3 कैन यूज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और जो हमारे पास लास्ट क्यू है, ये हमारे पास यूज कर रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये आप लेट कर लें, यूज स्केड्यूलिंग देयर देयर प्रोसेस। नाउ लुक एट द बिलो फिगर, और इसी तरह फिर हम इसकी प्रायोरिटी भी रखते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम प्रोसेसेस की है, Q1 की है, फिर इंटरैक्टिव प्रोसेसेस हैं Q2 में, इसकी दूसरे नंबर पे है, और सबसे लोएस्ट प्रोसेस जो प्रायोरिटी है वो बैच प्रोसेसेस की है, जो इस Q3 में पड़े होंगे। ठीक है, इस तरह के। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इम्प्लीमेंटेड है, ये राउंड रोबिन है, ये राउंड रोबिन है। यहाँ पे टाइम क्वांटम लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ टाइम क्वांटम होता है, फिर उसके बाद कुछ एक और किस्म का टाइम क्वांटम रख देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे प्रोसेस जा रहे होते हैं। ठीक है जी, तो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, और डिफरेंट फिक्स प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस यहाँ पे, इंटरैक्टिव प्रोसेस यहाँ पे, बैच प्रोसेस यहाँ पे। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको उम्मीद है समझ भी आ जाएगी। कंसीडर बिलो टेबल ऑफ 4, या सॉरी यहाँ 4 नहीं है, 3 है, तो ये मैं लिख दूंगा इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। 3, ठीक है, बल्कि यूं लिख देता हूँ, 3। थ्री प्रोसेसेस अंडर मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग, 3 प्रोसेस हमारे पास है नीचे। क्यू नंबर डिनोट, और इसे यहाँ पे हमने क्यू नंबर डाला हुआ है, क्यू नंबर 1122, ये यहाँ पे डाला हुआ है, जो डिनोट कर रहा है प्रोसेसेस को क्यू में, डिनोट द क्यू ऑफ द प्रोसेसेस। पीरियडिटी ऑफ Q1 इज ग्रेटर, 1 की पीरियडिटी हाई है देन Q2, Q2 से। ठीक है, Q1 यूजेस राउंड रोबिन, जिसके लिए हमने टाइम टाइम क्वांटम उसको दिया हुआ है 2 मिनट, एंड Q2 यूजेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है जी, तो जो डेफिनेटली राउंड रॉबिन यूज करोगे तो उसका टाइम क्वांटम भी उसमें देना होगा, क्योंकि वो टाइम क्वांटम पे चलता है। तो टाइम क्वांटम जो है Q1 में टाइम क्वांटम है, और जो Q2 है उसमें हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये हमने 2 क्यू उठाए हैं, Q1 और Q2। Q1 में इस वक्त 2 प्रोसेस आए हुए हैं, ठीक है, और उनकी प्रायोरिटी हाई है, और Q2 जो है उसमें एक प्रोसेस आया हुआ है। ठीक है, तो ये Q2 में P3 आया हुआ है, और Q1 में P1 और P2 दोनों हैं, इनकी प्रोसेस ज्यादा है। इन दोनों के लिए हमने टाइम क्वांटम लगाया हुआ है, इसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे चलेगा। ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसकी प्रायोरिटी लो है। ठीक है जी, तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है जी, तो गैंट चार्ट इसका ड्रा करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या तरतीब इसकी बनती है। इसमें हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, तो प्रायोरिटी हाई जिसकी प्रोसेस क्यू की है, जिस क्यू की प्रायोरिटी हाई है वो Q1 है, पहले उसके प्रोसेस कंप्लीटली चलेंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, Q2 चलेगा। Q1 में आप जो की प्रायोरिटी यहाँ पे लिखी हुई है, प्रायोरिटी ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, सो Q1 में जो प्रोसेसेस हैं वो राउंड रोबिन को यूज करते हुए, टाइम क्वांटम 2 को यूज करते हुए पहले वो कंप्लीट होंगे, फुली फुली कंप्लीट होंगे। देन उसके बाद फिर आपका Q2 के प्रोसेस चलेंगे, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर होंगे। यानी यहाँ पे अगर दूसरा होता इसके साथ P4, और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज कर रहा होता, तो पहले ये चलता फिर ये चलता, वो 1 बाय 1 सीक्वेंस में चलते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम क्वांटम चलेगा, ये प्रीएम्प्टेबल है।
ठीक है, तो सबसे पहले अब देखें आपका तीनों एक साथ आए हुए हैं, लेकिन Q1 जो कि इम्पोर्टेंट है, तो ये इस पहले P1 P2 प्रोसेस कंप्लीट होके चलेंगे, फिर उसके बाद इस पे बात आएगी Q2 पे। तो P1 में आपके पास प्रोसेस 1 जो है वो पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 पे। कितने टाइम तक चलेगा? 2 मिनट, ये 2 लिखा हुआ है, टाइम क्वांटम 2, लेकिन इसका टोटल टाइम बस टाइम कितना है? 4। तो ये 2 मिनट तक चलने के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये 2 तक चला और निकल गया सिस्टम से। अब P2 चलेगा, P2 आ गया, ये P2, ठीक है। P2 जैसे चलेगा, P2 भी 3 मिनट का है, लेकिन तीन, अब इसके कितने मिनट रह गए हैं? ये टोटल 4 मिनट में कंप्लीट होना है, इसके 2 अभी रह गए हैं, 2 माइनस हो गए, 2 रह गए हैं। तो और इसके P2 के 3 मिनट में कंप्लीट होना है, लेकिन टाइम क्वांटम 2 का है, तो ये 2 के बाद 2 मिनट सिर्फ चलेगा। तो 2 के बाद 2 मिनट चलने के बाद यानी ये 4 तक चलेगा और ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद इसका 1 मिनट अभी रह गया है। दोबारा P1 आएगा, P3 नहीं आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले Q1 के प्रोसेस सारे चलेंगे, फिर Q2 के चलेंगे, तो Q1 पहले कंप्लीट होगा, तो P1 दोबारा आ जाएगा। अब P1 चूँकि 2 मिनट रह गया था तो वो 2 मिनट यहाँ पूरे करेगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएँगे। तो ये 6, तो ये निकल जाएगा। अब बाकी रह गया ये 1 मिनट का, तो ये आ जाएगा फिर P2, P2, P2 1 मिनट चलेगा, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है? तो ये खत्म। अब इसके बाद P3 आएगा, P3, P3 के टोटल बर्स्ट टाइम कितना है? सॉरी, ये बर्स्ट टाइम में गलत हो गया हूँ। दोबारा इसको देखते हैं यार। टाइम, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये सही है। तो P3 है, अब P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 2 मिनट है, ठीक है? वहाँ पे तो टाइम क्वांटम लगा था, तो मैं इसको देख रहा था, लेकिन टाइम क्वांटम पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये ठीक हो गया सारा कुछ। पहले ये 2 मिनट चला, ठीक है? उसके बाद निकल गया। फिर दूसरा प्रोसेस आया P2, वो 2 मिनट चला, फिर वो निकल गया। इसके 2 मिनट रह गए थे, इसके 1 मिनट रह गया था। ये 2 मिनट चल गया अपना P1, तो ये 6 तक आ गया। ये 1 मिनट चल गया, 7 तक आ गया। अब 7 के बाद P3 2 मिनट चलेगा, क्योंकि बर्स्ट टाइम इसका 2 है, तो ये 9 तक आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गए प्रोसेसेस, ठीक है जी। और इसके बाद अब इसके कंप्लीशन टाइम निकालना है आपने। कंप्लीशन टाइम ऑफ कंप्लीट कंप्लीशन टाइम, यानी P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? P1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 6 पे ये कंप्लीट हुआ है, तो कंप्लीट टाइम इसका 6 है। इसी तरह P2 है, P2 कब कंप्लीट हुआ? P2 7 पे कंप्लीट हुआ है, तो इसका 7 है, ठीक है। इस तरह P3 कब कंप्लीट हुआ? 9 पे। ये सारे एक ही जगह पे आए थे, लेकिन कंप्लीशन इसकी इस टाइम पे हुई है। तो बाद टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे और वेटिंग टाइम निकालेंगे, देन उसके बाद आपका एवरेज वेटिंग टाइम निकल आएगा। तो ये है 6, 7 और 10, ठीक है जी। तो ये आपने इसमें कंप्लीशन टाइम लिखना है, और वो आपका आ जाएगा, ठीक है। 9, 10, 7 के बाद 2 मिनट चला, 9 नहीं था क्योंकि 8, 9, ठीक है, हाँ 10, ठीक है। ये आपका इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पे 10 लिखा है, तो इस पे यहाँ पे 7 के बाद 2 मिनट चलाएंगे तो वो 9 बनता है, लेकिन क्योंकि ये 10 पे हुआ है, तो मैं इसका बस टाइम इंक्रीज कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन पे ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हैं, ये ठीक होते रहेंगे। तो यहाँ पे ये 3 मिनट चलेगा 7 के बाद, तो 8, 9, 10, ठीक है, ये सही हो गया। P3 अब 3 मिनट चला है, तो ये 8, 9, 10 3 मिनट तक चल जाएगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये बाकी जो कंप्लीशन टाइम है 6, P1 का कंप्लीशन टाइम है ये, ठीक है, 6। उसके बाद 7 जो है P2 का कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीट ये 7, और 10 जो है वो P3 का कंप्लीशन टाइम है, तो ये 10, ठीक है। उसके बाद आप फिर से 6 से 0 माइनस करें, इसने 6 मिनट गुजारे हैं सिस्टम में, इसने 7 मिनट गुजारे हैं, इसने टोटल 10 मिनट गुजारे हैं, क्योंकि ये 0 पे आए थे सारे। और जब ये कंप्लीट हुए हैं, तो ये 6 मिनट पे कंप्लीट हुआ था, तो इसने 0 से 6 तक 6 मिनट गुजारे। ये 7 पे कंप्लीट हुआ है, तो इसने 0 से 7 तक 7 मिनट गुजारे। ये 10 पे कंप्लीट हुआ है, तो इसने 0 से 10 तक 10 मिनट गुजारे। फिर वेटिंग टाइम इसका निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम 6 माइनस बर्स्ट टाइम 4, 2 मिनट वेट किया, उसने 4 मिनट वेट किया, इसने 8 मिनट वेट किया, ठीक है। और ये इसका फिर आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम है 4.66 मिली सेकेंड।
तो ये मल्टी लेवल क्यू और उसकी जो मेन थीम और उसके काम कैसा है वो इसने मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस के लिए अलग-अलग क्यू बना लिया जाता है, उस क्यू में उसके मुताबिक प्रोसेसेस को चलाया जाता है और हर प्रोसेस को इंडिविजुअली चलाया जाता है। हर क्यू इंडिविजुअली इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। पहले एक क्यू, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह क्यू बाय क्यू वो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं वन टू वन। लास्ट जो हमारे पास है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। मल्टी लेवल फीडबैक स्केड्यूलिंग क्यू है हमारे पास, क्यू स्केड्यूलिंग। इसकी कोई प्रैक्टिकली थीम तो नहीं है, यहीं पे इसको हम समझेंगे। एग्जांपल इसकी यही है जो इसके सामने नजर आ रही है कि इसमें जो छोटी सी चेंज की गई है वहां पे चेंज या नहीं थी। मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जॉइनर कोई नहीं है, सेंटर में कोई जॉइनर नहीं लगा हुआ। ठीक है जी, सेंटर में कोई जॉइन नहीं लगा हुआ। ये अलहदा चल रहा है, इसका एरो इस तरह है, इसका अलहदा चल रहा है एरो, इसका अलहदा चल रहा है। ये अलहदा-अलहदा चलते हैं और प्रायोरिटी इस तरह होती है। अलग-अलग चलते हैं। वहाँ पे यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है। प्रोसेस इसके क्यूज़ के एक दूसरे में घूम रहे होते हैं। ऊपर से नीचे तक ये जा रहे होते हैं। तो ये देखें, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है। Q1 कनेक्टेड है Q2 के साथ, Q2 कनेक्टेड है Q3 के साथ। ठीक है? तो ये एक दूसरे के कनेक्टेड है, प्रोसेस ऊपर से नीचे मूव हो रहे होते हैं, बस ये ही चेंज है इसमें। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में और मल्टी लेवल क्यू में यही डिफरेंस है कि वहाँ पे प्रोसेस दूसरे क्यू में नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रोसेस हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस लो तक आ जाते हैं, फिर लो वाले ऊपर भी चले जाते हैं। तो ये इसमें मूव कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं वही चलते रहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हैं तो लो प्रायोरिटी वालों की नंबर ही नहीं आएगा। तो इसमें ये नहीं है क्यू होगा। इन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मल्टी लेवल की जो अभी पहले बात की, पहले हमने पढ़ा, प्रोसेस आर परमानेंटली असाइन्ड टू अ क्यू। एक क्यू में परमानेंटली प्रोसेसेस को असाइन कर दिया जाता है, वो दूसरे क्यू में मूव नहीं कर सकते। यानी सिस्टम वाले प्रोसेसेस Q1 में है तो Q2 में सिस्टम वाले नहीं आ सकते। इस तरह अगर इंटरैक्टिव प्रोसेसेस Q2 में है तो वो Q3 में नहीं आ सकते। बैच वाले Q3 में है तो वो Q2 में नहीं जा सकते, Q1 में नहीं जा सकते। ये मल्टी लेवल क्यू में ये बात है। An entry to the system process do not move between queues, process queues के दरमियान में मूव नहीं करते। However, multi level feedback queue scheduling however allows a process to move between queues। ये क्यू जो है ये अलाउ करता है कि प्रोसेस इधर से उधर जाए, क्यूज में मूव करें। इफ अ प्रोसेस यूजेस टू मच सीपीयू टाइम, अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा सीपीयू टाइम ले रहा है और वो हाईएस्ट Q1 में मौजूद है, इट विल बी मूव टू अ लोअर पीरियड क्यू। तो उसको हम फिर नीचे भेज सकते हैं लोअर पे, क्योंकि वो फिर ज्यादा टाइम लगेगा तो हमेशा उसी में वही चलता रहेगा। तो हम उसको एक टाइम तक चला लेते हैं, उसके बाद उसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। यानी टाइम क्वांटम इसको यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी एक टाइम क्वांटम तक इस क्यू में हम यूज करेंगे और उसके बाद जैसे वो टाइम क्वांटम पूरा होगा, अगर उसमें वो कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो इस लाइन पे सेकंड क्यू में आ जाएगा और इसमें ठहर जाएगा लाइन में। फिर उसमें चलेंगे, उसकी बारी अगर आ गई तो आ गई, नहीं तो वो फिर तीसरे में चला जाएगा अगर कंप्लीट इधर भी नहीं हुआ। तो it will be moved to a lower priority queue. Similarly, a process that waits too long in a lower priority queue may be moved to higher priority queue. This form of aging prevents starvation. और इस तरह जो लोअर प्रायोरिटी वाले हैं उन्हें भी हम किसी मेथड, किसी मैकेनिज्म से हाईएस्ट पीरियड तक ले जाते हैं। ये एक दूसरे में मूव कर रहे होते हैं क्यूज में, जिसकी वजह से एक फायदा हो जाता है कि लो प्रायोरिटी वाले भी वेट नहीं करते, वो भी चल पड़ते हैं। तो हर एक स्केड्यूलिंग के लिए कोई बेनिफिट भी है, कोई एडवांटेजेस भी हैं हर एक की और किसी की डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो मल्टी लेवल की भी डिसएडवांटेज थी जो यहाँ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में उसको खत्म कर दिया गया है। Now let us suppose that Q1 and Q2 follow round robin with time quantum 4 and 8 respectively, and Q3 follow first come first serve। Q1 है ये और राउंड रोबिन के एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं और Q1 में जो टाइम क्वांटम है, ठीक है, वो रखा गया है 4 मिनट। ठीक है जी, 4 मिनट। इसी तरह Q2 है, ये भी राउंड रोबिन फॉलो कर रहा है, इसमें टाइम क्वांटम रखा गया है 8, इंक्रीज कर दिया 4, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे चल रहा है। इसमें पहले आएगा पहले वाला निकलेगा, फर्स्ट इन
और फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसमें ये यूज हो रहा है। तो ये तीनों की बातें यहाँ लिखी हुई है रिस्पेक्टिवली। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू scheduling is given below. A process entering the ready queue is put in Q1. जैसे ये ready queue में एक process आता है वो Q1 में चला जाता है, ठीक है। A process in Q1 is given a time quantum of 4 millisecond. उसको 4 millisecond दे दिए जाते हैं execution के लिए। If it does not finish within this time, it is moved to the tail of Q2. अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता तो ये मूव हो जाता है Q2 की टेल पे, पीछे से आ जाता है, पीछे से, यानी स्टार्ट पे ये स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टार्ट है, ये उसका बैक है, ये स्टार्ट है, ठीक है, ये इसका बैक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया, जैसे एंटर हुआ यहाँ पे, इसको मिल गया, ये चला 4 मिनट तक, इसने काम नहीं किया। अब ये बैक से आएगा, बैक से इंटर हो जाएगा, यहाँ से एंटर होगा और यहाँ पे लिस्ट में ठहर जाएगा। अब यहाँ पे 8 मिनट का उसका टाइम है, 8 मिनट का। सो मूव टू द टेल ऑफ Q2, टेल ऑफ Q2 से आएगा। इफ Q1 इज एम्प्टी, अगर ऊपर कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये भी नहीं चलेंगे। Q1 में अगर कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो फौरन ये चल पड़ेंगे और वो प्रोसेस यहाँ आया होगा, यानी उसको यहाँ भी मौका मिला, उसको यहाँ भी मौका मिला और उसके साथ जो और प्रोसेसेस हैं उनको भी इसी तरह लिस्ट में ठहरे होंगे, उनको भी मौका फौरन मिल जाएगा। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि प्रोसेस घूम रहे होते हैं, प्रोसेस एक जगह नहीं रुकता। इफ Q1 इज एम्प्टी, अगर Q1 एम्प्टी है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, द प्रोसेस एट द हेड ऑफ Q2, अब यहाँ पे जो Q2 में जो प्रोसेस है इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। Q2 में जो स्टार्ट पे है, ये तो टेल पे आया हुआ है ना, टेल से पीछे से आ रहे हैं, तो स्टार्ट में भी कोई तो होगा, तो वो पहले पॉइंट पे जो होगा वो चल पड़ेगा। द प्रोसेस एट द हेड ऑफ Q2 इज गिवन अ क्वांटम ऑफ 16 मिलीसेकंड और 8 इसे कह सकते हैं, 16 भी कह सकते हैं, 8 भी कह सकते हैं, यानी 8 इसको कह देते हैं क्योंकि 8 से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसको मैं 8 लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने वहां 8 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। 8 मिलीसेकंड, यहाँ भी विद टाइम ऑफ 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली का, तो 8 मिलीसेकंड उसको मिल जाते हैं, डबल हो जाते हैं, 8 मिलीसेकंड। द प्रोसेस एट द हेड ऑफ Q2 इज गिवन अ क्वांटम ऑफ 8 मिलीसेकंड, 8 मिलीसेकंड उसको मिल जाते हैं। इफ इट डज नॉट कंप्लीट, अगर फिर भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इट इज प्रीएम्प्टेड, तो फिर इसको प्रीएम्प्ट करके एंड इज पुट इनटू Q3, तो Q3 में आ जाता है, टेल पे आ जाता है फिर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ठहर जाता है। और उसके बाद प्रोसेसिंग Q3 आर रन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस बट आर रन ओनली व्हेन Q1 एंड Q2 आर एम्प्टी, और ये हमेशा तभी रन होते हैं जब ऊपर वाले उसके एम्प्टी हो, यानी इसके ऊपर ये एम्प्टी हो तब ये रन होता है, और इसके ऊपर ये दोनों एम्प्टी हो, इधर कोई प्रोसेस ना हो, तो ये जो लाइन में ठहरे होते हैं वो चल पड़ते हैं, और इस तरह ये हेड एंड टेल में ये घूम रहे होते हैं। तो प्रोसेस की पीरियडिटी हाई और लो हो रही होती है, लोअर वाले भी कभी हाई पे चले जाते हैं और कभी हाई वाले लोअर पे आ जाते हैं, तो फिर ये चलेंगे, ये सारे प्रोसेस चलेंगे जो लोअर पे, लो प्रायोरिटी में है, ठीक है जी। तो ये फिर इस तरह सारे प्रोसेसेस को मौका मिल रहा होता है, और एक क्यू से दूसरे क्यू में जा रहे होते हैं, उनको प्रोसेस को मौका मिलता है और वो चल रहे होते हैं। तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में ये तरतीब है प्रोसेस की चलने की, ठीक है जी। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और मार्कर यूज करके इसमें मैंने एग्जांपल्स आपको करवाई हैं, सारा समझाने की, बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, कोई भी इशू हो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद तो यही है कि कोई इशू होगा नहीं। ये एक असाइनमेंट होमवर्क है आपके लिए, इसको ज़रूर आप लोगों ने स्टडी करना है कि व्हाट इज़ मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग। काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी जो मैंने इसमें करवा करवा दी है इस लेक्चर में, लेकिन ये कुछ आपकी ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ, तो इसको ज़रूर आप स्टडी करें। ये पेपर में ये जितने भी होमवर्क मैं दे रहा हूँ ये इंक्लूडेड हैं, जितने भी आपके क्लास वर्क होमवर्क जो भी हैं, असाइनमेंट जो भी आएंगी, वो सारे पेपर में इंक्लूड है। तो इसको काइंडली आप लोगों ने सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को, इनको अपने नोट्स की का हिस्सा बनाना है और इसको समझना है, स्टडी करना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। सो ये आपने देखना है कि व्हाट इज मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग, रियल टाइम शेड्यूलिंग एंड एल्गोरिथम्स इवैल्यूएशन, ये क्या है, तो इसको कर लें और इंक्लूड कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।